तो इसमें जो सबसे पहला हमारा एमसीक्यू है, जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो जाहिर सी बात है अमेजन है। ठीक है, जल के आयतन के आधार पर। अगर वैसे ही पूछा जाए विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो वो नील नदी है। इसके बाद निम्न में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो भ्रंश घाटी से होकर जो बहती है वो है राइन नदी। ठीक है, वोल्गा नदी कहाँ अपना जल गिराती है? तो हमने अभी आपको खैर मैप में भी दिखाया कि वोल्गा जो है वो कैस्पियन सागर में अपना जल गिराती है, और डैन्यूब जो है वो काला सागर में अपना जल गिराती है, याद रखिएगा। किस सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है? तो मिस्र की सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है। यूरोप की कौन सी नदी कोयला नदी के नाम से जानी जाती है? तो यूरोप की राइन नदी जो है वो कोयला नदी के नाम से जानी जाती है। विश्व का सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है? तो ये राइन नदी है। ठीक है, विश्व की सबसे व्यस्त नदी है राइन। इसके बाद यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यूरोप की सबसे लंबी नदी हमने देखा वोल्गा है, और दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वो डैन्यूब है। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है? तो वो जायरे है। ठीक है, लिम्पोपो जो एक नदी थी वो मकर रेखा को 2 बार पार करती है। इसके बाद पराना तथा पराग्वे नदियों के संगम के पश्चात इसका सम्मिलन नाम हो जाता है क्या? तो वो हो जाता है ला प्लाटा। पराना पराग्वे मिलने के बाद क्या होता है? तो वो ला प्लाटा बन जाती है। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भूमध्य रेखा के समीप होता है? तो वो नील नदी का उद्गम भूमध्य रेखा के समीप होता है। आपने देखा कि जो सफ़ेद नील नदी और नीली नील नदी कहाँ पे मिलती हैं? खार्तूम शहर के पास मिलती हैं, जो कि भूमध्य रेखा के पास है, सूडान में। विश्व की सर्वाधिक विश्वासघाती नदी किसको कहा जाता है? तो ये हवांगहो को कहा जाता है सबसे विश्वासघाती नदी। इसके बाद निम्न में से कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो हमने मैप में भी देखा, तो वो लिम्पोपो नदी है जो कि मकर रेखा को 2 बार काटती है। किस नदी को यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा कहा जाता है? तो राइन नदी को यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा कहा जाता है। महाबली गंगा किस देश की सबसे बड़ी नदी है? तो वो श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी है महाबली गंगा। बांग्लादेश में किस नदी को पद्मा के नाम से पुकारा जाता है? तो गंगा को पद्मा के नाम से पुकारा जाता है। इसके बाद महान एशियाई नदी मेकांग नदी निम्नलिखित देशों में से किस में से होकर नहीं गुजरती है? मेकांग। ठीक है, तो ये मलेशिया से होकर नहीं गुजरती है, बाकी चीन, कंबोडिया और लाओस से होकर गुजरती है। निम्नलिखित में से किस नदी को तेल नदी के नाम से जाना जाता है? तो नाइजर नदी को, हमने ऊपर ही बताया आपको कि जो नाइजर नदी है ये तेल नदी के नाम से भी जानी जाती है। रूस की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो वोल्गा नदी है रूस की। और लाल नदी किस देश से होकर बहती है? तो लाल नदी जो है ये वियतनाम से होकर बहती है। ठीक है, एशिया की सबसे विशाल नदी मेकांग निम्नलिखित देशों में से नहीं बहती है, तो वो मलेशिया से नहीं बहती है, बाकी चीन, कंबोडिया, लाओस से बहती है। सीन नदी कहाँ बहती है? तो सीन नदी फ्रांस में बहती है। ठीक है, हमने देखा भी ऊपर। मरे डार्लिंग नदी कहाँ बहती है? तो वो ऑस्ट्रेलिया में बहती है, आपने देखा। और नदी जो समुद्र में मिलने से पूर्व एक विस्तृत मरुस्थल से गुजरती है वो है, तो वो कोलोराडो नदी है। ठीक है, इसके बाद नील नदी कहाँ गिरती है? तो नील नदी भूमध्य सागर में गिरती है। जॉर्डन नदी कहाँ गिरती है? तो जॉर्डन नदी जो है ये मृत सागर में गिरती है। इसके बाद वांगहो नदी किस में गिरती है? तो वो पीला सागर में गिरती है वांगहो। और कौन सी यूरोपीय नदी ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर काला सागर में गिरती है? तो वो जाहिर सी बात है डैन्यूब है, ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर काला सागर में गिरती है। ओब नदी किस में गिरती है? तो ओब नदी आर्कटिक सागर में गिरती है। मैप में सारी चीज़ें थी। मिसिसिपी और मिसौरी है, तो मिसिसिपी और मिसौरी क्या है? तो 2 नदियाँ और 2 राज्य हैं। ठीक है, किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है? तो हांगहो को चीन का शोक कहा जाता है। कैस्पियन सागर में कौन सी नदी गिरती है? तो इसमें दजला, जॉर्डन, वोल्गा, डैन्यूब, तो जाहिर सी बात है वोल्गा गिरती है, डैन्यूब काला सागर में गिरती है। और इसके बाद गंगा नदी को ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो वो पद्मा नाम से जाना जाता है। सर और आमू नदियाँ गिरती हैं कहाँ पे? तो सर और आमू नदियाँ अरल सागर में गिरती हैं, हमने ऊपर अभी मैप में इसको डिस्कस भी किया था। इसके बाद लंबाई में घटते क्रम में विश्व की 3 सबसे लंबी नदियाँ कौन सी हैं? तो वो नील, अमेजन और मिसिसिपी, मिसौरी। ठीक है, डैन्यूब नदी निम्नलिखित में से किस देश से होकर गुजरती है? तो आपको देश के नाम सारे याद होने चाहिए। ठीक है, तो ये है कौन से? जर्मनी है, ऑस्ट्रिया है, हंगरी है और रोमानिया है। पोलैंड से होकर नहीं गुजरती है डैन्यूब। इसके बाद एशिया की निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण को प्रवाहित होती है? तो वो है साल्वीन नदी, जो दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो जाहिर सी बात है वो अमेजन है, सबसे चौड़ी नदी। और विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो जाहिर सी बात है वो नील नदी है, सबसे लंबी नदी है।
इसके बाद निम्नलिखित में से किस देश में यूफ्रेटस और टिग्रिस नदियाँ बहती हैं? तो इराक में यूफ्रेटस और टिग्रिस नदियाँ बहती हैं। और निम्नलिखित में से कौन सा देश नील नदी द्वारा अपवाहित नहीं होता है? तो वो चाड है। इथियोपिया, सूडान, युगांडा ये तीनों अपवाहित होते, चाड से नहीं होती। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सबसे लंबी नदी है? तो वो है अमेजन। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो अमेजन, आपने देखा ही है। उस देश को इंगित करें जहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी नहीं गुजरती है। तो म्यांमार से ब्रह्मपुत्र नदी नहीं गुजरती, बाकी चीन है, बांग्लादेश और भारत से ये गुजरती है। तो इसमें सबसे पहला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विश्व की सबसे बड़ी झील है? तो जाहिर सी बात है, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो वो कैस्पियन सागर है, हमने ऊपर देखा भी है। और इसके बाद विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है? तो वो सुपीरियर झील है, जो कि ग्रेट लेक्स का एक भाग है। और कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? तो जो सबसे गहरी झील है वो कौन सी है? वो बैकाल झील है, जो कि कहाँ पे है? रूस में है। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो वो विक्टोरिया झील है, आपने देखा है, विक्टोरिया झील सबसे बड़ी है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न इसमें है, यूरेशिया के अंतःस्थलीय क्षेत्र में स्थल के मध्य अनेक समुद्र और झीलें हैं। गत कुछ शताब्दियों में निम्नलिखित में से किसका इतना अधिक संकुचन हुआ है कि वह पर्यावरण विषयक चिंता का कारण बन गया? तो वह अरल सागर है। अरल सागर काफ़ी तेजी से सिकुड़ रहा है, ठीक है। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है पूछा गया है? तो ग्रेट बियर कनाडा में है, ठीक है। मिशिगन यूएसए में है। ओनेगा ऑस्ट्रेलिया में नहीं है। और टिटिकाका जो है ये पेरू में है, ठीक है। तो ओनेगा कहाँ पे है? हमने अभी ऊपर पढ़ा है, आप हमें कमेंट करके बताइए कि ओनेगा किस देश से रिलेटेड है, ओनेगा जो झील है। इसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन ईरान की सीमा को स्पर्श नहीं करता है? तो देखिए इसमें 4 सागर दिए हैं, कैस्पियन, अरल, बाल्खस और बैकाल। तो इसका सही आंसर होगा कैस्पियन सागर। आइए हम देखते हैं यहाँ पे कि कैस्पियन सागर से कौन कौन से देश हैं जो सीमा शेयर करते हैं, क्योंकि प्रश्न अक्सर इससे पूछे जाते हैं। देखिए ये आपका कैस्पियन सी है पूरा, ठीक है। अब कैस्पियन सागर से देखिए ईरान अपनी सीमा शेयर कर रहा है, अजरबैजान अपनी सीमा शेयर कर रहा है, रशिया अपनी सीमा शेयर कर रहा है, तुर्कमेनिस्तान अपनी सीमा शेयर कर रहा है, उज्बेकिस्तान अपनी सीमा शेयर नहीं करता है। याद रखिएगा, प्रश्न को कंफ्यूज करने के लिए ये रहता है। तो उज्बेकिस्तान ये देख रहे हैं, उज्बेकिस्तान यहाँ पे है, तो ये ऊपर कजाकिस्तान है। तो कजाकिस्तान, रशिया, अजरबैजान, ईरान और तुर्कमेनिस्तान, ये सारे जितने कंट्री हैं ये कैस्पियन सी से रिलेटेड हैं, यानी उसके तट पर बसे हुए हैं, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, बहुत बार ये प्रश्न पूछा जाता है। इसके बाद इसमें है, निम्नलिखित में से किसको पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है? तो पर्ल ऑफ साइबेरिया बैकाल झील को कहा जाता है, बैकाल लेक को कहा जाता है पर्ल ऑफ साइबेरिया। और किस देश की सीमा कैस्पियन झील से नहीं मिलती है? तो अभी हमने देखा, अजरबैजान से मिल रही है, रूस से मिल रही है, तुर्कमेनिस्तान से मिल रही है, यूक्रेन से नहीं मिलती है। और इसके बाद फिर ये 2 शहर दिए गए हैं, दो सूची दी गई हैं, झीलें और नगर किससे कौन से रिलेटेड हैं। तो ऊपर हमने खैर मैप में भी पूरा अच्छी तरीके से देखा था। तो ईरी से रिलेटेड है क्या? डेट्रॉयड। मिशिगन से रिलेटेड है गैरी। और उसके बाद ओंटारियो से रिलेटेड है हैमिल्टन। और सुपीरियर से रिलेटेड है डुलुथ, ठीक है। क्योंकि जो झील थी ना सुपीरियर, वो यहाँ पे डुलुथ नगर बसा हुआ था, आप पीछे देखेंगे तो वो मिलेगा आपको। इसके बाद टॉनले सैप नामक झील जो है निम्नलिखित में से किस देश में पाई जाती है? तो ये कंबोडिया में पाई जाती है। ये सारे लास्ट ईयर पूछे गए प्रश्न हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल है, तो पृथ्वी पर जो सबसे गहरा स्थल है वो क्या है? वो डेड सी यानी मृत सागर है। इसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका की बृहद झीलों का पूरब से पश्चिम की ओर सही क्रम क्या है? मैंने आपको बताया ना कि मैप में भी हम जब देख रहे थे तो मैंने आपसे कहा था कि इसका जो नॉर्थ टू वेस्ट या फिर साउथ टू नॉर्थ, इस तरह से जो क्रम पूछा जाता है ये बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। तो इस कन्फ्यूजन को आज बिल्कुल दूर कर ही दीजिए आप, कि आगे से अगर मान लिया इस तरह से प्रश्न आ रहे हैं तो आपको कोई दिक्कत ना हो कि ये जो ग्रेट लेक्स का ऑर्डर है, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, इस तरह से जो पूछा जाना है, या जो उससे नहरें रिलेटेड हैं, या जो उससे नदियाँ रिलेटेड हैं, या जो उससे शहर रिलेटेड हैं, ये सारी चीज़ें आज बिल्कुल ख़त्म कर दीजिए कि आगे से आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए, अगर पूरब से पश्चिम का सही क्रम हम देखें यहाँ पे, तो सबसे पहले पूरब में क्या आएगा? ओंटारियो, फिर आएगा ईरी, फिर आएगा ह्यूरन, फिर आएगा मिशिगन, फिर आएगा सुपीरियर। तो हमने अभी खैर मैप में भी यही देखा था। तो यहाँ पे ओंटारियो, ईरी, ह्यूरन, मिशिगन, एक बार हम मैप को फिर से देख लेते हैं तो चीज़ें आपको आसानी से क्लियर हो जाएंगी। देखिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे। तो उसमें क्या था प्रश्न में कि पूरब से पश्चिम क्रम पूछा गया था। तो पूरब से पश्चिम क्या आएगा? ओंटारियो आएगा, ईरी आएगा, ह्यूरन आएगा, मिशिगन आएगा और सुपीरियर आएगा, ठीक है।
तो इसीलिए यहाँ पे मैप हमने लिया कि चीज़ें आपको आसानी से याद रह सकें। अब आप वहाँ पे पढ़ते तो हो सकता है आपको कन्फ्यूजन रहता है, लेकिन आपने मैप देख लिया तो ये मैप आपके माइंड में अच्छी तरीके से फिट हो जाएगा। चीज़ों को समझने के लिए काफ़ी ज़रूरी होती है मैपिंग। इसके बाद फिर खैर नेक्स्ट प्रश्न हम यहाँ पे लेते हैं। तो ये कैस्पियन सी हो गया है, मिशिगन हो गया है, और इसके बाद गहरा, हाँ ये यहाँ तक हो गया है, ठीक है। तो इस हिसाब से ओंटारियो, एरी, ह्यूरन, मिशिगन, सुपीरियर, आपको रटने की जरूरत नहीं, आप मैप देख के चीज़ों को समझिए। उसके बाद फिर प्रसिद्ध अंगुलीनुमा झील क्षेत्र कहाँ स्थित है, तो वो संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। वो जो सुपीरियर और पांचों जो ग्रेट लेक्स बनी है वो उन्हीं को कहते हैं अंगुलीनुमा झील क्षेत्र। इसके बाद क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर है। आपने ऊपर देखा भी है, उसका एरिया भी अलग मतलब वो है, और कितने देश से रिलेटेड है वो भी आप याद रखिएगा, कौन सा देश उससे रिलेटेड नहीं करता है, ठीक है। उसके बाद फिर नीचे दिए गए कूट से निम्नलिखित झीलों के क्षेत्रफल को सही दृष्टि से अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना। आपको इसके एरिया के अकॉर्डिंग इसको व्यवस्थित करना है। तो हमने ये भी प्रश्न ऊपर देखा था। तो सबसे पहले आएगा सुपीरियर, फिर विक्टोरिया, फिर बैकाल और फिर ग्रेट बियर। ऑप्शन यहाँ पे 4 3 4 3 2 1 ये सही है। इसका मतलब ऑप्शन ए करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे बड़ी झील है, तो जाहिर सी बात है कैस्पियन सागर जो है इसको सबसे बड़ी झील है। इसके बाद विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है, तो वो सुपीरियर झील है। प्रश्न खैर ऊपर आया था, डिस्कस भी हुआ है। कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है, तो वो बैकाल झील है जो सबसे गहरी झील है। लगभग 2000 मीटर के आसपास इसकी गहराई है लगभग। विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील कौन सी है, तो वो बान झील है। 330% के आसपास इसकी लवणता है। समुद्र तल से सर्वाधिक नीची झील कौन सी है, तो समुद्र तल से सर्वाधिक नीची झील कौन सी है, तो वो डेड सी है या मृत सागर है, ठीक है। इसके बाद विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील कौन सी है, तो वो वान झील है, वान झील, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है इसमें सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकायन झील है, तो वही बात है फिर टिटिकाका झील जिसको। और विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, तो वो कैस्पियन सागर है, ठीक है। तो कैस्पियन सागर क्या है, सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। और विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है, तो वो टिटिकाका है। सबसे ऊंचाई पर नौगम्य वाली झील यही है। हमने एक्सप्लेनेशन में भी इसको देखा था। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा देश युग्म अरल सागर के किनारे स्थित है, ठीक है। तो अरल सागर के किनारे कौन कौन सा देश युग्म स्थित है, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, ये जो दोनों देश हैं ये अरल सागर के किनारे स्थित हैं। इसके बाद अमेरिका के झील प्रदेश में सम्मिलित 5 झीलों में से कौन सी पूर्णतः संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है, तो ये मिशिगन जो झील है ये पूर्णतः संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है, बाकी ये सारी नहीं है, ठीक है। और विक्टोरिया झील अवस्थित है कहाँ पे, तो वो पूर्वी अफ्रीका में अवस्थित है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कंफ्यूज करने का, अगर आपने मैप नहीं देखा है तो दिक्कत होगी। फिर पूर्वी अफ्रीका है या पश्चिमी अफ्रीका है, तो आप देख रहे हैं अफ्रीका अगर इस तरह से बना है तो जो विक्टोरिया झील है वो यहाँ पे है। जो अधिकतर महत्वपूर्ण झीलें हैं वो अफ्रीका की पूर्वी अफ्रीका में ही हैं। इसके बाद निम्नलिखित में से किस एक की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगती है, तो जाहिर सी बात है अजरबैजान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, आर्मेनिया की सीमा नहीं लगती है। मैप में हमने उसको ऊपर देखा है, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा अब सारी चीज़ों को। निम्नलिखित में से कौन सी एक झील तंजानिया एवं युगांडा के बीच में अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है, तो वो विक्टोरिया झील है जो कि तंजानिया और युगांडा के बीच में एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। कैस्पियन सागर कहाँ अवस्थित है, तो कैस्पियन सागर रूस और ईरान के बीच में अवस्थित है। सबसे करेक्ट आंसर ये है। सऊदी अरब मिस्र के बीच में नहीं, मिस्र लीबिया के बीच में नहीं, लीबिया इजराइल के बीच में नहीं है, तो रूस और ईरान के बीच में क्या स्थित है, तो वो कैस्पियन सागर स्थित है। फिर झीलों के नाम और संबंधित देश दिए गए हैं, आपको ये सारे मैच करने हैं। तो यहाँ पे अरल सागर कहाँ पे है, तो अरल सागर कजाकिस्तान में है, इसको बिल्कुल याद रखिएगा। उसके बाद अगर मिशिगन झील की बात करें हम, तो मिशिगन झील जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका में है, ठीक है। उसके बाद अगर ग्रेट बियर लेक की बात करें, ग्रेट बियर लेक कहाँ पे है, तो वो कनाडा में है। और हमने देखा खैर आयर झील कहाँ पे है, तो आयर झील के बारे में हमने डिटेल देखा जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। तो यहाँ पे सही आंसर इसका है 2 3 1 4, ऑप्शन बी जो है यहाँ पे करेक्ट होगा। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी झील खारे पानी की झील नहीं है, तो बैकाल जो है, बैकाल झील जो बैकाल सागर या बैकाल झील जो है ये खारी पानी की नहीं है, मीठे पानी की झील। बाकी कैस्पियन सागर, ग्रेट सॉल्ट लेक और वान ये सारी खारे पानी की झीलें हैं। उसके बाद विक्टोरिया लेक किन अफ्रीकी देशों के मध्य स्थित है, तो विक्टोरिया लेक जो है वो तंजानिया, कीनिया और युगांडा के मध्य स्थित है, ठीक है, ये याद रखिएगा।
उसके बाद निम्नलिखित में से किस देश को हजारों झीलों की भूमि कहा जाता है? तो वो फिनलैंड को कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी झीलें हैं। विश्व की सर्वाधिक खारे पानी की जो झील वॉन झील है वो किस देश में है? तो वॉन झील के बारे में हमने ऊपर आपको बताया भी कि ये टर्की में है, यानी तुर्की में है। अब देखिए इसके एमसीक्यू को हम 1 बाय 1 लेते हैं। तो इसमें सबसे पहला है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल? तो आपने मैप में भी देखा तो सहारा मरुस्थल जो है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। अगर भारत के सबसे बड़े मरुस्थल की बात आएगी तो वो होगा थार। अरेबियन मरुस्थल कहाँ पे है? अरब में है। और कालाहारी मरुस्थल कहाँ पे है? तो ये अफ्रीका में। इन चीज़ों को ऐसे ही आप याद रखिए, मतलब चीज़ें बिल्कुल दिमाग में याद होनी चाहिए। इसके बाद दूसरा जो प्रश्न है, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल जाहिर सी बात है कौन सा है? थार है, जो कि भारत और पाकिस्तान में फैला हुआ है। गोबी का मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो गोबी का मरुस्थल मंगोलिया में स्थित है। हमने सबसे पहले ही डिस्कस किया इसको, और ये शीत मरुस्थल है। निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल नहीं है? अब यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। थारू दिया गया है, कालाहारी, सहारा, गोबी। तो जाहिर सी बात है थारू एक जनजाति है, ना कि मरुस्थल है। ठीक है, आप हमें कमेंट करके बताइए कि थारू जनजाति का निवास कहाँ पे है उत्तर प्रदेश में? कई बार प्रश्न पूछा गया है। नूबियन मरुभूमि कहाँ स्थित है? तो नूबियन जो मरुभूमि है वो सूडान में स्थित है। मैप में आपने देखा होगा। देखिए मैप अगर आपने ध्यान से देखा है तो चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। फिर ये छोटे मोटे जो प्रश्न आते हैं इनको करने में समस्या नहीं होगी। सोनोरन मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो वो मैक्सिको में स्थित है, न कि संयुक्त राज्य अमेरिका में। आपने मैप देखा होगा तो सोनोरन जो है वो मैक्सिको में है, अमेरिका में नहीं है। मैं आपको एक बार फिर से मैप दिखा दूं। देखिए सोनोरन जो है ना, ये देखिए यहाँ पे है सोनोरन, ये है सोनोरन। ठीक है, तो ये सोनोरन जो है ये मैक्सिको का पार्ट है, यूएसए का पार्ट नहीं है। ये सारी चीज़ें थोड़ा ध्यान रखा करिए, कई बार प्रश्न ऐसे भी गलत हो जाते हैं। इसके बाद पैटागोनिया मरुभूमि किस देश में आती है? तो जाहिर सी बात है पैटागोनिया का मरुस्थल कहाँ है? वो अर्जेंटीना में है। फॉकलैंड की ठंडी धारा आपको याद आ रहा होगा सब कुछ। इसके बाद सेचुरा मरुभूमि किस देश में स्थित है? तो सेचुरा मरुभूमि जो है वो पेरू में स्थित है। तकलामकान मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो तकलामकान मरुस्थल के बारे में हमने पहले ही देखा, तो वो चीन में स्थित है। और निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, अब गोबी का मरुस्थल मंगोलिया में है, कालाहारी बोत्सवाना में है, अटाकामा उत्तरी चिली में है, मोजावे का मरुस्थल मैक्सिको में तो नहीं है, वो तो यूएसए में है ना, मैप आपने देखा ही है। इसके बाद पृथ्वी के स्थल पृष्ठ का कितना भाग रेगिस्तान है? तो वो लगभग 5% जो है वो रेगिस्तान है। भारतीय मरुस्थल को कहते हैं, तो भारतीय मरुस्थल को क्या कहते हैं? तो थार कहते हैं। ये गलत टाइप हुआ है, थार मरुस्थल कहते हैं, थारू नहीं है। ठीक है, तो भारतीय मरुस्थल को थार कहते हैं। ये राजस्थान राज्य में विस्तृत है पूरा। विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कौन सा है? तो वो हमने ऊपर देखा, डिस्कस किया। तो वो गोबी का मरुस्थल क्या है? सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है। विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल कौन सा है? तो ये भी हमने देखा, ये अटाकामा मरुस्थल है, जो कि चिली और पेरू के सीमा पे पाता है, उत्तर से दक्षिण तक फैला हुआ है। विश्व का मरुस्थल विहीन महाद्वीप कौन सा है? तो यूरोप जो है वहाँ पे मरुस्थल नहीं है। ठीक है, देखिए वैसे भी जितने भी मरुस्थल हैं वो 20 से 30 डिग्री के बीच में ही हैं। 20 से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में सारे मरुस्थल पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद कालाहारी रेगिस्तान कहाँ है? तो वो दक्षिण पश्चिम अफ्रीका का भाग है कालाहारी मरुस्थल। अगर सहारा मरुस्थल की बात करें किस महाद्वीप में है? तो अब ये प्रश्न आप अफ्रीका में है, सहारा तो आप समझ रहे हैं। अटाकामा मरुस्थल किस दक्षिण अमेरिकी देश में स्थित है? तो अटाकामा का मरुस्थल आपने खैर अभी देखा कि हमने खैर साउथ अमेरिका में सिर्फ 2 मरुस्थल देखे जो कि महत्वपूर्ण थे, एक तो पैटागोनिया का मरुस्थल, एक अटाकामा का मरुस्थल। तो अटाकामा का मरुस्थल जो है वो चिली में स्थित है। मरुद्वीप किसे कहते हैं, यानी ओएसिस किसे कहते हैं? तो वो रेगिस्तान से संबंधित ये रेगिस्तान से संबंधित शब्द है, एक मरुभूमि। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो नामीब मरुस्थल नामीबिया में, कालाहारी बोत्सवाना में, सोमाली मरुस्थल सोमालिया में, और डनकाली मरुस्थल जो है ये लीबिया में नहीं है। ये सुमेलित नहीं, बाकी सारे सुमेलित हैं। निम्नलिखित मरुस्थलों में से कौन सा सुमेलित नहीं है पूछा गया है? तो दस्ते लुत इराक, काइजिलकुम उज्बेकिस्तान, गोबी मंगोलिया, अटाकामा चिली। तो दस्ते लुत जो है ये इराक में नहीं है, ये ईरान का मरुस्थल है, हमने आपको मैप में भी दिखाया था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व का सबसे बड़ा शीतोष्ण मरुस्थल है? तो वो तकलामकान मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा शीतोष्ण मरुस्थल है। निम्न रेगिस्तानों के उनके स्थानों के अनुसार सही ढंग से जोड़े बनाइए। अब यहाँ पे कालाहारी मरुस्थल कहाँ पे? तो ये अफ्रीका में है। अटाकामा मरुस्थल कहाँ? दक्षिण अमेरिका में। थार मरुस्थल एशिया में है। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में है। इसके हिसाब से आप इसको सेटअप कर सकते हैं।
सहारा, अरेबिया जैसे उष्ण मरुस्थल नगण्य मात्रा में वर्षा प्राप्त करते हैं, इसका कारण है। तो क्या कारण है? उन्हें महासागरों से आर्द्रताधारी पवन प्राप्त नहीं होती, ये नहीं है। वे पृथ्वी की सर्वाधिक चट्टानी और बंजर क्षेत्र हैं, ये भी नहीं है। वो वायुमंडल के उष्ण कटिबंधीय उच्च दाब कटिबंध क्षेत्र पर अवस्थित हैं, इसी वजह से उन्हें वर्षा की नगण्य मात्रा प्राप्त होती है। ऑप्शन सी करेक्ट है। गोबी डेजर्ट एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। यह दक्षिण मंगोलिया के प्रदेश तथा चीन के उत्तरी प्रदेशों को आच्छादित करता है। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन उष्ण मरुस्थल का उदाहरण प्रस्तुत नहीं करता है? तो गोबी जो है ये एक ठंडा यानी कोल्ड डेजर्ट है, बाकी सारे हॉट डेजर्ट हैं। महाद्वीपों के सामान्यतः किस भाग में मरुस्थलों की उत्पत्ति पाई जाती है? तो पश्चिमी भागों में मरुस्थलों की उत्पत्ति पाई जाती है, कारण भी हमने आपको भी बताया। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो गोबी मरुभूमि मंगोलिया में, कालाहारी बोत्सवाना में, आटाकामा उत्तरी चिली में, और जो मोजावे का मरुस्थल है ये मैक्सिको में नहीं है। ये कहाँ है? ये यूएसए का भाग है। सोनोरन जो है, ये सोनोरन का जो मरुस्थल है ये मैक्सिको का भाग है। ठीक है। कालाहारी मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो कालाहारी का जो मरुस्थल है वो बोत्सवाना में स्थित है। रबल खाली है, तो ये क्या है? तो सऊदी अरब का एक मरुस्थल है ये। ऑप्शन ए करेक्ट होगा यहाँ पे। दस्ते कबीर मरुस्थल निम्न में से किन देशों में स्थित है? तो ये ईरान में स्थित है, दस्ते कबीर। ठीक है। देखिए आपने मैप देखा होगा तो दस्ते कबीर ऊपर आएगा, उसके नीचे दस्ते लुत आएगा। ये दोनों मरुस्थल कहाँ पे हैं? ये ईरान में ही हैं। दक्षिणी कैलिफोर्निया यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में कौन सा मरुस्थल फैला हुआ है? तो वो मोजावे या मोजेव मरुस्थल फैला हुआ है। इसके बाद मरुस्थल है और उनकी स्थिति आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही मैच कैसे इसको आपको करना है। तो गोबी का मरुस्थल मंगोलिया में, अटाकामा चिली, पैटागोनिया अर्जेंटीना, थार भारत। इसके बाद विश्व के शीत मरुस्थलों को किस नाम से जाना जाता है? तो वो टुंड्रा के नाम से जाना जाता है। फिर मरुस्थल और स्थिति दी गई है कि कहाँ कहाँ पे कौन से स्थित हैं। तो कालाहारी का मरुस्थल ये बोत्सवाना में, तकलामकान का मरुस्थल चीन में, मोजावे संयुक्त राज्य अमेरिका में, और सेचुरा का मरुस्थल जो है ये पेरू में है। इसके बाद मरुस्थल और स्थिति दी गई है कि थार मरुभूमि कहाँ है, सोनोरन मरुस्थल कहाँ है, काइजिलकुम कहाँ है, और गोबी का मरुस्थल कहाँ है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें थार मरुस्थल की तो ये उत्तर पश्चिमी भारत और पाकिस्तान प्रांत में है। सोनोरन मरुस्थल संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको का भाग है। काइजिलकम जो है उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान का भाग है। और गोबी का मरुस्थल मंगोलिया और आंतरिक मंगोलिया या चीन का थोड़ा बहुत पार्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा उष्ण मरुस्थल का उदाहरण प्रस्तुत नहीं करता? तो गोबी जो है ये ठंडा मरुस्थल है। महाद्वीपों के सामान्यतः किस भाग में मरुस्थलों की उपस्थिति पाई जाती है? तो वो पश्चिमी भागों में महाद्वीपों में मरुस्थलों की उपस्थिति पाई जाती है। कि अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा भाग कौन सा है? तो सबसे गहरा भाग अटलांटिक महासागर का कौन सा है? तो प्यूर्टो रिको ट्रेंच है। देखिए यहाँ पे अटलांटिक महासागर का गहरा भाग तो हम प्रश्न तो पढ़ते हैं लेकिन वो मेरियाना ट्रेंच फटाक से आंसर मारते हैं, तो कम से कम प्रश्न बहुत ज़रूरी है देखना। तो अटलांटिक महासागर की बात हो रही है, प्रशांत महासागर की बात नहीं हो रही है। तो प्रशांत महासागर की जब बात होगी तो मेरियाना ट्रेंच आएगा, ठीक है। लेकिन अटलांटिक महासागर में प्यूर्टो रिको ट्रेंच सबसे गहरा भाग है। इसके बाद फिर ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? तो वो ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? प्रशांत महासागर में स्थित है। कहाँ पे है वैसे कमेंट करिएगा में। और बृहद पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला महासागर कौन सा है? तो वो प्रशांत महासागर है, सबसे बड़ा महासागर है। सुंडा ट्रेंच कहाँ पे है? तो जाहिर सी बात है ये हिंद महासागर में है सुंडा ट्रेंच, हमने देखा है ऊपर। सबसे लवणीय सागर कौन सा है? तो ये मृत सागर है, पहले भी डिस्कस हो चुका है कई बार। इसके बाद वर्तमान भूमध्य सागर को किस प्राचीन महासागर का अवशेष माना जाता है? तो ये माना जाता है टेथिस महासागर का अवशेष माना जाता है, जो भूमध्य महासागर है। इसके बाद निम्नलिखित में से सबसे कम गहरा महासागर कौन सा है? तो सबसे कम गहरा जो महासागर है वो कौन सा है? वो आर्कटिक महासागर है, आपने ऊपर देखा है। बरमूडा त्रिभुज किस महासागर में अवस्थित है? तो आप समझ रहे होंगे ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। बरमूडा दक्षिण में नहीं है, दक्षिण में सार्गेसो सागर है। इसके बाद समुद्र पृथ्वी की सतह का लगभग कितने प्रतिशत भाग घेरे हुए? तो लगभग 70% भाग घेरे हुए हैं। और कौन सा सागर महासागरीय मरुभूमि के रूप में अभिहित किया जाता है? तो वो सार्गेसो सागर, जहाँ पे बहुत ज़्यादा घासें हैं। इसके बाद विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो जाहिर सी बात है प्रशांत महासागर है, आप समझ रहे होंगे। द ग्रेट ओशन ट्रेडमार्क किस महासागर से होकर गुजरता है? तो ये उत्तरी अटलांटिक महासागर से होकर गुजरता है।
मेरियाना ट्रेंच तो प्रशांत महासागर में स्थित सबसे गहरा ट्रेंच है। और महासागरों की औसत गहराई कितनी है, तो वो 3800 मीटर औसत गहराई है महासागरों की। इसके बाद विश्व का सर्वाधिक चौड़ा महाद्वीपीय मग्न तट किस महासागर में स्थित है, तो वो आर्कटिक महासागर में स्थित है। विश्व का सर्वाधिक चौड़ा महाद्वीपीय मग्न तट। निम्नलिखित में से कौन सा महासागर उत्तर अमेरिका महाद्वीप को स्पर्श नहीं करता है? ठीक है, तो हिंद महासागर जो है ये नहीं करता, बाकी प्रशांत करता है, आपने देखा है, अटलांटिक भी करता है और आर्कटिक भी ऊपर से करता है, कनाडा वाले पार्ट से। क्षेत्रफल के अनुसार महासागरों का सही अवरोही क्रम है, तो सबसे बड़ा फिर छोटा, तो आई थिंक अब आप कर सकते हैं इसका सही से एक्सप्लेनेशन। तो सबसे पहले प्रशांत महासागर आएगा, जाहिर सी बात है, फिर अटलांटिक आएगा, फिर हिंद आएगा, फिर आर्कटिक आएगा। ठीक, महासागरों की गहराई, सर्वाधिक गहराई मीटर में है कितनी, तो वो 11,033 मीटर है। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा महासागर उत्तर दिशा में एशिया महाद्वीप द्वारा अवरोधित है, तो वो हिंद महासागर है, आपने मैप में देखा है। सबसे छोटा महासागर कौन सा है, तो इसमें से सबसे छोटा महासागर कौन सा है, तो वो आर्कटिक महासागर है। निम्नलिखित में से किस महासागर की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, प्रवाल भित्ति है, तो वो प्रशांत महासागर की। विश्व के 4 सबसे बड़े महासागरों में कौन शामिल नहीं है, तो भूमध्य सागर शामिल नहीं, बाकी तो सभी हैं, आप समझ रहे होंगे। इसके बाद निम्नलिखित में से किस महासागर को छिपता हुआ महासागर कहा जाता है, तो आर्कटिक महासागर को क्या कहा जाता है, छिपता हुआ महासागर। निम्नलिखित में से कौन सा महासागर एक ओर एशिया को तथा दूसरी ओर उत्तर अमेरिका महाद्वीप को स्पर्श करता है, तो प्रशांत महासागर, आपने देखा चुक्ची सागर और बेरिंग सागर दोनों को। अग्निवलय यानी रिंग ऑफ फायर की उपस्थिति किस महासागर में पाई जाती है, तो वो प्रशांत महासागर में पाई जाती है। सारगैसो सागर अवस्थित है, तो ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में अवस्थित है। कई बार ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। ये तस्मान सागर किसके किसके मध्य अवस्थित है, तो आपने देखा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के मध्य अवस्थित है, कौन सा, तस्मान सागर। ठीक है, निम्नलिखित में से किस सागर की सीमाएं 3 महाद्वीपों को स्पर्श करती हैं, तो वो भूमध्य सागर की सीमाएं 3 महाद्वीपों को स्पर्श करती हैं। कौन कौन, एक यूरोप है, अफ्रीका है और एशिया। इसके बाद है निम्नलिखित सागरों में से किसके चारों ओर समुद्री धाराएं प्रवाहित होती हैं, तो वो है सारगैसो सागर, इसके चारों ओर समुद्री धाराएं प्रवाहित होती हैं। उत्तर अमेरिका महाद्वीप के पश्चिम में कौन सा महासागर स्थित है, तो उत्तर अमेरिका महाद्वीप के पश्चिम में कौन सा महासागर स्थित है, तो जाहिर सी बात है प्रशांत महासागर स्थित है, आपने मैप में देखा इसको। काला सागर किस देश के दक्षिण में स्थित है, तो वो रूस के दक्षिण में स्थित है, बाकी और किसी के दक्षिण में स्थित नहीं है। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा देश भूमध्य सागर को स्पर्श नहीं करता है, तो भूमध्य सागर को स्पर्श कौन नहीं करता, तो वो जॉर्डन जो है स्पर्श नहीं करता है। जो सागर अन्य से भिन्न है वह है, तो जाहिर सी बात है लाल सागर, पीला सागर, कैस्पियन सागर और जापान सागर। इसमें से सबसे अलग कौन सा है, तो वो कैस्पियन सागर ही है। आप समझ रहे होंगे क्यों, लास्ट सेशन में डिस्कस हुआ है कई बार। निम्नलिखित में से कौन सा सागर स्थलबद्ध है, तो इसमें से स्थलबद्ध कौन सा सागर है, तो अरल सागर है, 2 देशों के बीच में है। लास्ट सेशन में आपने पढ़ा है, आप हमें कमेंट करके बताइए वो कौन से 2 देश हैं जिसके बीच में अरल सागर है। निम्नलिखित में से तीनों सागरों पर तट रेखा वाला एकमात्र पश्चिमी यूरोपीय देश कौन सा है, तो वो स्पेन है। सारगैसो समुद्र किस महासागर में स्थित है, तो अटलांटिक महासागर में स्थित है और विशेष तौर पर उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। निम्नलिखित सागरों में से कौन सा समुद्र में तट रेखा नहीं है, तो समुद्र में तट रेखा जिसकी नहीं है वो कौन सा है, सारगैसो सागर है, जो कि एक घास का मैदान है पूरा। निम्नलिखित में से कौन सा देश काला सागर को स्पर्श नहीं करता है, तो खैर पिछले सेशन में आपने सारी चीज़ें देखी। कजाकिस्तान जो है ये स्पर्श नहीं करता है किसको, काला सागर को। तुर्की के उत्तर में अवस्थित है, तो तुर्की के उत्तर में काला सागर अवस्थित है। विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा सागर कौन सा है, तो इसमें से जो इनमें से दिया गया है तो उसमें से दक्षिणी चीन सागर सबसे बड़ा है। निम्नलिखित में से कौन सी सामुद्रिक नहर उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ती है, तो वो कील नहर है जो उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर दोनों को जोड़ती है। इसके बाद विश्व में किस खाड़ी की तटरेखा सर्वाधिक लंबी है, तो हडसन की खाड़ी की तटरेखा जो है सर्वाधिक लंबी है। सारगैसो समुद्र की विशिष्टता है क्या है, तो विशिष्ट समुद्री वनस्पति वहाँ की विशिष्टता है। सारगैसो क्या है, तो सारगैसो एक समुद्री घास है। ठीक है, सबसे लवणीय सागर कौन सा है, तो जाहिर सी बात है मृत सागर जो है ये सबसे लवणीय सागर है। और विश्व में सबसे बड़ी खाड़ी है कौन सी, तो वो मैक्सिको की खाड़ी है, विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी। यूरोपियन तुर्की एशियाई तुर्की से पृथक
करने वाला सागर कौन सा है? तो यूरोपियन तुर्की और एशियाई तुर्की को पृथक करने वाला सागर कौन सा है? तो वो है मार्मारा सागर। इसके बाद जॉर्डन और इजराइल के मध्य कौन सा सागर है? तो वो डेड सी है, मृत सागर है। और निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश की सीमा भूमध्य रेखा, तो चाड की सीमा जो है भूमध्य रेखा से नहीं मिलती है। और सेलेबीस सागर जहाँ है वह है, तो सेलेबीस सागर कहाँ पे है? तो आर्कटिक महासागर में सेलेबीस सागर है। तो पहला इसमें एमसीक्यू है, एशिया तथा उत्तरी अमेरिका किसके द्वारा पृथक होते हैं? अब आपको समझ में आ रहा होगा, बेरिंग जल संधि जो हमने सबसे पहले ही डिस्कस किया था, तो वो बेरिंग जल संधि के थ्रू या जल डमरू मध्य एक ही बात है, जल संधि या जल डमरू मध्य एक ही बात है। तो बेरिंग जल डमरू मध्य या जल संधि के ही तहत एशिया और उत्तरी अमेरिका आपस में पृथक होते हैं। तो इस तरह से जल संधियों से प्रश्न पूछे जाते हैं कि जो मतलब आपको ये देखना है कि जो जल संधि ऐसी है जो किसी मेन चीज़ को या महाद्वीपों को पृथक करती है या किसी अलग पार्ट को पृथक करती है, तो वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसके बारे में आपको डिटेल अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए। अब जैसे यहाँ पे आ गया एक प्रश्न, मेडागास्कर और अफ्रीकी मुख्य भूमि के बीच में स्थित है। तो जाहिर सी बात है, मोजाम्बिक चैनल हमने देखा, तो वहाँ पे था ना ये मोजाम्बिक चैनल, तो मोजाम्बिक चैनल के बारे में हमने डिटेल वहाँ पे देखा कि ये जो है इधर अफ्रीका था, इधर मेडागास्कर था, उसके बीच में मोजाम्बिक चैनल है। ठीक है, तो इस तरह से प्रश्न एमसीक्यू के लास्ट ईयर के पूछे गए हैं, तो आगे भी प्रश्न लगभग ऐसे ही आएंगे। तो इन सारी चीज़ों को आपको विशेष फोकस करना है कि कौन सी चीज़ें कहाँ पे हैं। इसके बाद है हार्मुज जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? तो ईरान और यूएई को अलग करती है हार्मुज जल संधि। ठीक है, इसके बाद कौन सी जल संयोजी यूरोप को अफ्रीका से पृथक करती है? तो यूरोप को अफ्रीका से कौन सी जल संयोजी पृथक करती है? तो वो जिब्राल्टर है। हमने जिब्राल्टर के बारे में डिटेल में देखा है कि कहाँ पे स्थित है। तो ये भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर, आपने देखा ना कि इधर था भूमध्य सागर और इधर था अटलांटिक महासागर का ये पूरा पार्ट था। तो ये स्पेन और मोरक्को का एरिया है, तो ये जिब्राल्टर होगा यहाँ पे। डोवर जल संधि किसको किसको जोड़ती है? तो ये भी हमने अभी मैप में ही देखा कि इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को डोवर जल संधि जोड़ती है। बहुत महत्वपूर्ण है ये। कौन सा जल डमरू ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को पृथक करता है? तो वो बास जल डमरू है जो कि ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को पृथक करता है। हमने बास के बारे में पढ़ा था, हिंद महासागर और दक्षिण सागर से रिलेटेड है वो। इसके बाद निम्न में से कौन सी जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर स्थित है? तो वो बेरिंग जल संधि जो है वो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर स्थित है। इसके बाद पाक जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? तो जाहिर सी बात है, भारत और श्रीलंका को पाक स्टेट अलग करती है। बेरिंग जल डमरू मध्य अलग करता है किसको किसको? तो आर्कटिक महासागर को और प्रशांत महासागर को अलग करता है। इन दोनों को ये अलग करता है कौन सा? बेरिंग जल डमरू मध्य या जल संधि। हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो बाब अल मंदेब, हमने देखा है मैप में कि हिंद महासागर और लाल सागर को वो ऐड करती है। मलक्का जल संधि किन दो सागरों को संयुक्त करती है? तो मलक्का जो जल संधि थी आपने मैप में देखा था, तो वो अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को आपस में ऐड करती है या संबद्ध करती है। इसके बाद विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि निम्नलिखित में से कौन सी है? तो डेविस जल संधि जो है वो विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि है। इसके बाद इसमें नेक्स्ट है, जाफना प्रायद्वीप तथा श्रीलंका की मुख्य भूमि को जोड़ने वाला पास है कौन सा? तो वो है एलिफेंटा पास। जल डमरू मध्य कहलाता है क्या? तो दो सागरों को मिलाने वाली सकरी जलधारा को जल डमरू मध्य या जल संधि कहा जाता है। इसके बाद भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली जल संधि कौन सी है? तो आप पहले भी देख चुके हैं, जिब्राल्टर है। इसके बाद बाब अल मंडब जल संधि निम्नलिखित में से किन दो सागरों को जोड़ती है? तो वो लाल सागर और अदन की खाड़ी को आपस में ऐड करती है। हरमुज जल संधि निम्न में से किन दो खाड़ियों को आपस में जोड़ती है? तो फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को हरमुज जल संधि आपस में जोड़ती है। इसके बाद जिब्राल्टर जल संधि किन दो देशों को एक दूसरे से अलग करती है? तो यहाँ पे आपको ABCD इसमें दिया गया है, तो किन दो देशों को अलग करती है? तो स्पेन और मोरक्को को अलग करती है। हमने मैप में ये सारी चीज़ें देखी हैं। इंग्लिश चैनल स्थित है कहाँ पे स्थित है? तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में इंग्लिश चैनल स्थित है। ठीक है, इसके बाद कौन सा जलाशय अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है? तो वो 10 डिग्री चैनल है जो कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। इसके बाद पाक स्ट्रेट किनके बीच स्थित है? तो बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी के बीच पाक स्ट्रेट स्थित है। कौन सा एक जल डमरू मध्य अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सर्वाधिक निकट है? तो जाहिर सी बात है, बेरिंग है। और निम्नलिखित जल डमरू मध्यों में से किस एक में निकाली गई सुरंग यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को जोड़ती है?
तो ये डोवर जलडमरू मध्य के ऐसा है, तो डोवर जलडमरू मध्य में ऐसा है। इसके बाद फिर ये नेक्स्ट प्रश्न है, आपस में इनको मैच करना है। तो जिब्राल्टर जल संधि ये अफ्रीका और यूरोप से रिलेटेड है। मलक्का जल संधि जो इंडोनेशिया और मलेशिया से रिलेटेड है। बेरिंग जल संधि जो है वो एशिया और उत्तर अमेरिका के मतलब पृथक करती है। और हरमुज जल संधि जो है वो फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के मध्य स्थित है। ठंडी जल धाराएं हैं वो हमने एक जगह लिख ली, जैसे कि लेब्राडोर है, कैनारी है, फॉकलैंड है, बेगुला है, हम्बोल्ट या पेरू की जल धारा है, कैलिफोर्निया है, क्यूराइल है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन धारा है, ग्रीनलैंड की धारा और इरमिंगर की धारा है। तो इन सारों का आप एक बार नाम जरूर याद रखिएगा कि ठंडी जल धाराएं हैं। ऐसे ही अगर गर्म जल धाराओं की बात की जाए तो ये क्यूरेशियो जल धारा है, अलास्का है, सुशिमा है, अल नीनो है, पूर्वी ऑस्ट्रेलियन की जल धारा है, फ्लोरिडा है, गल्फ स्ट्रीम है, नॉर्वे की जल धारा, ब्राज़ील की है, उत्तर विषुवतीय रेखीय जल धारा है, मोज़ेम्बिक जल धारा और अगुलहास की जल धारा। तो ये सारी जो हैं ये गर्म जल धारा हैं। इसकी पिक आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, आप वहाँ से इसको इसका आप या तो प्रिंट ले लीजिए या फिर इसको ऐसे ही मोबाइल में आप याद करते रहिए बार बार। और ये जो प्रश्न दिए गए हैं महासागरीय धाराओं से रिलेटेड, तो ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में लास्ट ईयर जो प्रश्न पूछे गए हैं वो सारे हमने यहाँ पे लिए, तो 1 बाय 1 इनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो प्रश्न है ये हिंद महासागर में, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला प्रश्न है, हिंद महासागर में सागर धाराओं की नियमित दिशा में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कारक कौन सा है। ठीक है, तो देखिए ये कंसेप्ट से रिलेटेड प्रश्न है। तो हिंद महासागर में मानसूनी प्रवाह का पाया जाना ही क्या है, नियमित दिशा में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी एक कारण है। इसके बाद इसमें नेक्स्ट प्रश्न है, अगुलहास की धारा चलती है कहाँ पे, तो वो हिंद महासागर में चलती है। अब अगुलहास की धारा कैसी धारा है, तो ये एक गर्म जल धारा है। ठीक है, यहाँ पे आप मैप देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये है अगुलहास की धारा, आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये अफ्रीका के पास, तो ये गर्म जल धारा है। तो प्रश्न ऐसे भी पूछे जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, इसमें उत्तरी अटलांटिक प्रवाह द्वारा सर्वाधिक लाभान्वित होने वाला देश कौन सा देश है, तो वो नॉर्वे है। धारा गलत टाइप हुआ है। उसके बाद कैनारी, बेंगुला, अगुलहास एवं ब्राज़ील धारा में से कौन सी दक्षिण अटलांटिक महासागर की शीतल जल धारा है, तो कौन सी शीतल जल धारा, तो बेंगुला शीतल जल धारा। आप मैप से देखेंगे तो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। और इस तरह से एक प्रश्न और पूछा गया कि ब्राज़ील जो धारा है वो किस महासागर से रिलेटेड है, तो दक्षिणी अटलांटिक महासागर से रिलेटेड है। हम्बोल्ट की धारा जो है वो दक्षिणी पूर्व प्रशांत महासागर से रिलेटेड है। गल्फ स्ट्रीम की धारा उत्तरी अटलांटिक महासागर से रिलेटेड है। और अगुलहास की धारा जो है वो हिंद महासागर से रिलेटेड है। तो प्रश्न ऐसे भी आते हैं, आपको इन सब सारी चीज़ों को भी प्रिपेयर करना होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, महासागरीय धाराओं को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, तो पृथ्वी का आवर्तन, वायु दाब और हवा, तापमान और महासागरीय जल का घनत्व, जैसे कि हमने पहले बताया आपको। उसके बाद नेक्स्ट है, इसमें महासागरीय धाराओं से संबंधित कथन ये क्या दिए गए हैं, तो वो सत्य दिए गए हैं। तो इसमें लिखा हुआ है, महासागरीय धाराएं महासागर में जल का मंद भूपृष्ठ संचलन होती हैं। दूसरा है, महासागरीय धाराएं पृथ्वी का ताप संतुलन बनाए रखने में सहायक होती हैं। और महासागरीय धाराएं मुख्यतः सनातन पवनों द्वारा चलायमान होती हैं। और महासागरीय धाराएं महासागर संरूपण द्वारा प्रभावित होती हैं। तो ये सारे ही कथन महासागरीय धाराओं से रिलेटेड करेक्ट हैं। गल्फ स्ट्रीम है, तो गल्फ स्ट्रीम एक क्या है, एक गर्म महासागरीय धारा है। और ये कहाँ बहती है, तो ये अटलांटिक महासागर में बहती है। इसके बाद ये जो दिया गया है सूची 1 सूची 2, ये सही सुमेल है। पश्चिमी वायु प्रवाह, तो ये पश्चिमी वायु के क्षेत्र के ऊपर से पूर्व की ओर चलने वाली ठंडी धारा। गल्फ स्ट्रीम क्या है, एक गर्म जल धारा है। पेरू की धारा प्रशांत महासागर में बहती है। और पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा कहाँ बहती है, हिंद महासागर में बहती है। हमने मैप में देखा ये सारी चीज़ों को। इसके बाद विश्वतीय प्रतिधाराओं यानी इक्वेटोरियल काउंटर करंट के पूर्वाभिमुख प्रवाह की व्याख्या होती है, तो 2 विश्वतीय धाराओं के अभिसरण से। इसके बाद है कनारी, क्यूरेशियो, कैलिफोर्निया और हम्बोल्ट महासागरीय धाराओं में से वह जो प्रशांत महासागर से संबंधित नहीं है। तो प्रशांत महासागर से संबंधित कौन सा नहीं है, तो कैनारी की धारा जो है ये प्रशांत महासागर से संबंधित नहीं है। इसके बाद कैनारी, हम्बोल्ट, आयोशियो एवं अगुलहास धारा में से कौन शीत धारा नहीं है, तो अगुलहास की धारा जो है ये गर्म महासागरीय धारा है, शीत धारा ये नहीं है। कहाँ बहती है, ये अफ्रीका के पास। इसके बाद बेंगुला, ब्राज़ील, कैनारी एवं पश्चिमी पवन प्रवाह में कौन सी धारा दक्षिणी अटलांटिक महासागर में धाराओं के एक पूर्ण वृत्त के निर्माण में योगदान नहीं देती, तो कैनारी की जो धारा है
वो धाराओं के एक पूर्ण वृत्त के निर्माण में योगदान नहीं देती है। इसके बाद इसमें नेक्स्ट है बेंगुला ब्राज़ीलियन दक्षिणी भूमध्य रेखीय एवं पेरुवियन धारा में से जो महासागरीय धारा शेष 3 से भिन्न है वह है कौन? तो पेरुवियन यानी दक्षिणी पूर्व प्रशांत महासागर में ये बहती है। दक्षिणी ये पश्चिमी होगा यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट है इसमें अल नीनो के संदर्भ में सही कथन दिया गया है ये। तो अल नीनो में पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में पेरू के तट पर गर्म धाराओं का प्रकट होना शामिल है और पेरुवियन या हम्बोल्ट की धारा, क्यूरोशियो, गल्फ स्ट्रीम और ब्राज़ील धारा में से कौन सी शीत धारा है? तो हम्बोल्ट की जो धारा है, जलधारा है, वो एक शीत धारा है। फॉकलैंड, ब्राज़ील, लैब्राडोर एवं कनारी जलधारा में से कौन सी गर्म जलधारा है? तो जाहिर सी बात है ब्राज़ील की धारा जो है ये एक गर्म जलधारा है। तो पैडंग क्या है? तो ये एक दक्षिण पूर्वी एशियाई उष्णकटिबंधीय घास की भूमि है, उसको क्या कहते हैं? पैडंग। ठीक है। पटाना नामक उष्णकटिबंधीय घास के मैदान निम्न में से किस देश में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं श्रीलंका में, पटाना नामक उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। ठीक है। इसके बाद वेनेजुएला स्थित है, तो वेनेजुएला स्थित उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो आपने देखा है वेनेजुएला जो स्थित है, वेनेजुएला में जो घास का मैदान स्थित है उसको क्या कहा जाएगा? उसको लानोस कहा जाएगा। ठीक है। कैंपोस नहीं है, पार्कलैंड तो है ही नहीं है, और सवाना जो है ये भी नहीं है। ठीक है। सवाना कहाँ विस्तृत है? आपको याद आ रहा है? सवाना अफ्रीका का है। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के घास स्थल को दिया गया भौगोलिक नाम है, तो ऑस्ट्रेलिया में कौन से घास स्थल हैं? अब आप याद, एक ही तो है, डाउन्स है, वो भी शीतोष्ण है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है इसमें दक्षिण अफ्रीका में पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि को क्या कहा जाता है? तो दक्षिण अफ्रीका में जो एक पाया जाता है उसको क्या कहा जाता है? उसको बेल्ट कहा जाता है, वो शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। इसके बाद उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल इस नाम से जाने जाते हैं, तो जाहिर सी बात है प्रेरी, एक ही तो है ना। इसके बाद कनाडा के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान कहे जाते हैं, तो कनाडा में जो मध्य अक्षांशीय घास के मैदान उनको क्या कहा जाता है? उनको प्रेरी कहा जाता है। तो कनाडा और अमेरिका दोनों मिला के एक ही है, वो प्रेरी ही है, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है इसमें। तो ये घास भूमियाँ हैं और अवस्थिति हैं, तो दोनों को आपको मैच करना है। तो पंपास कहाँ जाएगा? ये अर्जेंटीना में, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में होगा। उसके बाद फिर स्टेपी है, तो स्टेपी जो होगा ये उत्तरी एशिया में होगा और प्रेरी जो होगा उत्तरी अमेरिका में होगा। इसके बाद सवाना घास भूमियाँ पाई जाती हैं कहाँ पे? तो उत्तरी मध्य अफ्रीका में सवाना घास भूमियाँ पाई जाती हैं, जो कि एक उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। इसके बाद पंपास एवं स्टेपी निम्नलिखित में से किस श्रेणी में आते हैं? तो पंपास और स्टेपी ये जो है पूछा गया कि किस श्रेणी में आते हैं? उच्च अक्षांशीय घास भूमि, मध्य अक्षांशीय घास भूमि या निम्न अक्षांशीय घास भूमि, या इनमें से कोई नहीं। तो जाहिर सी बात है ये मध्य अक्षांशीय घास भूमि के अंतर्गत आएंगे। पंपास, आप समझ रहे हैं कि पंपास कहाँ पे है? तो पंपास जो है वो अर्जेंटीना के पास है। और उसके बाद अगर स्टेपी की हम बात करें कि स्टेपी कहाँ है, तो वो यूरोप का पार्ट है, तो वो दोनों मध्य अक्षांश में होंगे। अमेजन नदी के दक्षिण में स्थित ब्राज़ील के मैदानी क्षेत्र में पाए जाने वाले उष्णकटिबंधीय घास भूमियों को किस नाम से जाना जाता है? तो वो कैंपोस के नाम से जाना जाता है। ठीक है। इसके बाद फिर दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थलों को क्या कहा जाता है? तो उनको पंपास कहा जाता है, जो शीतोष्ण है। बाकी जो 3 हैं वो सभी उष्ण हैं। कौन कौन से हैं? तो वो सेल्वास हैं, लानोस हैं और कैंपोस हैं। ठीक है। पंपास ही एक ऐसा है जो कि शीतोष्ण है। इसके बाद निम्नलिखित में से उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं, तो आपसे पूछा गया कि इसमें से उष्णकटिबंधीय घास के मैदान कौन है? अब देखिए यहाँ पे ये कैंपोस है, ये है। ठीक है। पंपास नहीं है, पंपास शीतोष्ण कटिबंधीय है। सवाना भी एक उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। स्टेपी भी एक शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। तो यहाँ पे 1 और 3 जो होगा ये करेक्ट होगा। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय घास भूमि है? तो जाहिर सी बात है उष्णकटिबंधीय घास भूमि कौन सी है? तो ये लानोज है। बाकी बेल्ट, प्रेरीज, स्टेपी ये सभी शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हैं। निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि है? तो वेल्ड जो है ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है, दक्षिण अफ्रीका में ही पाए जाते हैं। बाकी और जो इसमें दिए गए हैं वो सारे उष्ण कटिबंधीय हैं। इसके बाद बेल्ट किस प्रकार की घास भूमि के अंतर्गत शामिल की जाती है? तो वो शीतोष्ण कटिबंधीय के अंतर्गत शामिल की जाती है बेल्ट। ठीक है, साउथ अफ्रीका। इसके बाद सुमेलित नहीं है पूछा गया, तो इसमें दक्षिण अफ्रीका
ये वेल्ड सही है। अर्जेंटीना जो है ये पंपास से रिलेटेड है। ऑस्ट्रेलिया डाउन से रिलेटेड है। ब्राज़ील जो है ये लानोज से रिलेटेड नहीं है, ये कैंपोस से रिलेटेड होगा। ठीक है, लानोज से रिलेटेड होगा वेनेजुएला। इसके बाद है सुमेलित नहीं है, पूछा गया है यहाँ भी। तो कैंटरबरी न्यूजीलैंड से रिलेटेड है। वेल्ड जो है दक्षिण अफ्रीका से रिलेटेड है। पार्कलैंड जो है वो ब्राज़ील से रिलेटेड नहीं है। लानोज जो है वेनेजुएला से रिलेटेड है। इसके बाद फिर से ये प्रश्न है सुमेलित सही पूछा गया इसमें कि सही सुमेलित है। तो डाउन्स ऑस्ट्रेलिया से है, कैंपोस ब्राज़ील से है, पार्कलैंड अफ्रीका से है, और उपयुक्त में से सही, यानी ये सभी ही सुमेलित हैं सही से। इसके बाद विश्व के कुल भूभाग के लगभग कितने भाग पर घास भूमियों का विस्तार पाया जाता है? तो वो 1/5 भाग पर या 0.2% पर। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। इसके बाद निम्नलिखित में से किस देश में पंपास घास के मैदान स्थित हैं? तो पंपास जो घास के मैदान है वो कहाँ स्थित हैं? वो अर्जेंटीना में स्थित है, और ये एक शीतोष्ण घास के मैदान है। फिर घास के मैदान है और महाद्वीप है, आपको इनको रिलेट करना है। तो लानोज जो है आपका ये साउथ अमेरिका से रिलेटेड होगा। स्टेपी जो है ये आपका यूरोप से रिलेटेड होगा। प्रेरी उत्तर अमेरिका से रिलेटेड होगा, और वेल्ड जो होगा ये अफ्रीका से रिलेटेड होगा। तो ये कुछ MCQs थे जिनके बारे में हमने देखे, जो कि लास्ट ईयर परीक्षा में पूछे गए हैं। अब देखिए यहाँ पे विश्व की उष्ण कटिबंधीय घास भूमि के स्थानीय नाम हमने यहाँ पे पूरे 1 by 1 सारे एक हिसाब से समरी कर दिए कि कौन से देश कहाँ के। इसकी आपको हम पिक ग्रुप में प्रोवाइड करेंगे। तो सवाना सूडान अफ्रीका की, कैंपोस ब्राज़ील, सेराडो ब्राज़ील, और लानोज जो है ये कोलंबिया और वेनेजुएला की। इसके बाद इसी हिसाब से शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि के स्थानीय नाम और उनकी अवस्थिति क्या है? तो पंपास की कहाँ गया? अर्जेंटीना, उरुग्वे ब्राज़ील, बेल्ड की दक्षिण अफ्रीका, कैंटरबरी की न्यूजीलैंड, डाउन्स की ऑस्ट्रेलिया, स्टीपी की यूरेशिया में यानी पूर्वी यूरोप और मध्य एशिया में, पुश्ताज ये हंगरी में, प्रेरीज कहाँ पाई जाती हैं? तो उत्तरी अमेरिका में पाई जाती हैं। इसके बाद ये कुछ लास्ट ईयर के प्रश्न हैं जो कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में पूछे गए हैं। हमने उनको यहाँ पे सीधे से मतलब सोल्यूशन है, ये पूरा बिल्कुल मैच्ड है। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि हाँ प्रश्न इससे पूछे कैसे गए हैं। तो सबसे पहला जो ये प्रश्न पूछा गया था कि सही सुमेलन इस प्रकार है। तो घास के मैदान दिए गए, स्थिति दी गई। तो प्रेरीज कहाँ से रिलेटेड? उत्तर अमेरिका से। पंपास और लानोज दक्षिण अमेरिका से रिलेटेड। स्टेपी जो है यूरोप से, और वेल्ड जो है वो दक्षिण अफ्रीका से रिलेटेड है। इसके बाद फिर से एक दूसरा प्रश्न पूछा गया था कि देश दे दिए गए हैं और घास के मैदान आपको मैच करने। तो केन्या सवाना से, अर्जेंटीना पंपास, और वेनेजुएला लानोज, संयुक्त राज्य अमेरिका प्रेरीज, ऑस्ट्रेलिया डाउन्स, और रूस जो है स्टेपी से रिलेटेड है। इसके बाद फिर नेक्स्ट प्रश्न था सवाना का सर्वाधिक विस्तार है। तो सवाना का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पे है? तो अफ्रीका महाद्वीप में है, आप देख रहे हैं पूरा। और दक्षिण अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास का मैदान क्या कहलाता है? तो उसको पंपास कहा जाता है। ये एक शीतोष्ण घास का मैदान है। दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का क्या नाम है? तो वो भी पंपास ही नाम है। अब देखिए प्रश्न एक ही है, आंसर भी एक ही है, लेकिन चीज़ों को किस तरह से पूछा जा रहा है। ठीक है, इसके बाद फिर ये अभिकथन और कारण का एक प्रश्न था। तो अभिकथन दिया गया है अर्जेंटीना में खेती के लिए पंपास का मैदान मुख्य क्षेत्र है, और पंपास की उपजाऊ मिट्टी तथा शीतोष्ण जलवायु फसल तथा घास उगाने में बहुत उपयोगी है। तो हमने जब इसका पूरा डिस्क्रिप्शन आपको दिया पंपास के बारे में, तो वहाँ पे सारी चीज़ें डिस्कस कर रखी थी। ठीक है, तो यहाँ पे ए और आर दोनों सही हैं, और आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। इसके बाद फिर से ये सही सुमेलन है, मतलब ये प्रश्न आया होगा कि मैच करने के लिए। तो सवाना क्या है? उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है, आप देख रहे हैं अफ्रीका में है। स्टेपीज क्या है? शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। और सेल्वास क्या है? तो सेल्वास जो है ये उष्ण कटिबंधीय वन है, जो कि सेल्वास क्या है? उष्ण कटिबंधीय वन है, जो कि साउथ अमेरिका में पाया जाता है। और टैगा जो है शीतोष्ण कटिबंध ये वन है। इसके बाद फिर से सही सुमेलित है यहाँ पे। तो प्राकृतिक वनस्पति दी गई है, उसका एक क्षेत्र दिया गया है। तो अधिजीवी वनस्पति भूमध्य रेखा, बबूल सहारा, बेओबाब ये सवाना, और देवदार कहाँ से? तो भूमध्य सागरीय क्षेत्र से रिलेटेड है। इसके बाद फिर वनस्पति के प्रकार और क्षेत्र दिए गए हैं। तो माकची कहाँ से रिलेटेड है? तो भूमध्य सागर के तटीय क्षेत्र से। फिम्स दक्षिण अफ्रीका से, चैपेरल कैलिफोर्निया से, और मेटोरेल जो है वो चिली से रिलेटेड है। इसके बाद इसमें नेक्स्ट है किस प्राकृतिक प्रदेश के बड़े शिकारों की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो उष्ण कटिबंधीय सवाना प्रदेश को बड़े शिकारों की भूमि के नाम से जाना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है सवाना की वनस्पति में बिखरे हुए छोटे वृक्षों के साथ घास के मैदान होते हैं, किंतु विस्तृत क्षेत्र में कोई वृक्ष नहीं होते हैं।
ऐसे क्षेत्रों में वन विकास सामान्यतः एक या एकाधिक या कुछ परिस्थितियों के संयोजन के द्वारा नियंत्रित होता है। ऐसी परिस्थितियां हैं, तो ऐसी परिस्थितियां कहाँ पे हैं? तो अग्नि, चरने वाले तृणभक्षी प्राणी यानी हॉर्बीवोर्स, और मौसमी वर्षा पे। यूरेशिया में पाए जाते हैं, तो स्टेपीज शीतोष्ण घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो ये यूरेशिया में पाए जाते हैं। पराग्वे, अर्जेंटीना, बोलिविया और उरुग्वे में से किस देश में पंपास के घास के मैदान स्थित हैं? तो ये अर्जेंटीना और उरुग्वे में स्थित है पंपास घास के मैदान। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपको, खैर हमने जो प्रश्न किए हैं वो बिल्कुल अरेंज्ड ऑर्डर में है, आप इनको अच्छी तरीके से याद रखिए क्योंकि ये लास्ट ईयर के प्रश्न हैं और ये पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अंकाकागुआ जो है, अंकाकागुआ कहाँ की चोटी है? तो वो दक्षिण अमेरिका की। अलेघनी कहाँ की चोटी है? तो वो यूएसए की। और कैंटाब्रियन कहाँ की चोटी है? तो वो स्पेन की। एलबुर्ज कहाँ की चोटी है? तो वो ईरान की। और मैकेंजी कहाँ की पर्वत श्रेणी है? तो वो कनाडा की। ठीक है, तो इन सारे को आप मैप में देखेंगे तो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेगी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, कोशियशको कहाँ का है? तो अभी हमने बताया ही, तो माउंट कोशियशको है जो ऑस्ट्रेलिया का है, सर्वोच्च शिखर भी है। अल्ब्रुस कहाँ पे है? तो वो यूरोप में है। माउंट मैकिनले कहाँ पे है? तो वो उत्तर अमेरिका में, अलास्का में हमने देखा। किलिमंजारो कहाँ पे है? तो अफ्रीका में है, तंजानिया में है। और अंकाकागुआ जो है ये दक्षिण अमेरिका का चोटी है। तो इसके बाद फिर वही आल्प्स कहाँ पे है? सॉरी, ये आल्प्स कैसा पर्वत है? तो ये वलित पर्वत है। वास्जेस कैसा पर्वत है? तो ये भ्रंसोत्स, यहाँ पे भ्रंसोत्स होगा, भ्रंसोत्स पर्वत होगा। विंध्य कैसा है? तो ये एक अवशिष्ट पर्वत है। और फ्यूजियामा कैसा है? तो ये एक ज्वालामुखी पर्वत है। इस तरह से प्रश्न पूछे गए हैं। इसके बाद फिर पर्वत दिया गया है और आपसे देश पूछा गया कि कौन से देश से रिलेटेड है। तो किलिमंजारो तंजानिया से रिलेटेड है। माउंट ट्यूबिकल मोरक्को से आपने देखा। और उसके बाद स्टैनली जो है वो युगांडा से रिलेटेड है। हागर पर्वत जो है वो अल्जीरिया से रिलेटेड है। पर्वतों का सागर कहा जाता है किसको? तो वो ब्रिटिश कोलंबिया को पर्वतों का सागर कहा जाता है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी पाई जाती है, जो नवीन मोड़दार पर्वत होते हैं वहाँ पे विश्व की सबसे ऊंची चोटी पाई जाती है, जैसे कि हिमालय है। इसके बाद विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो वो एंडीज है, साउथ अमेरिका की, हमने देखा भी है। एंडीज पर्वत श्रेणी जिस महाद्वीप में स्थित है वह कौन सा है? तो जाहिर सी बात है वो साउथ अमेरिका या दक्षिण अमेरिका है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, दक्षिणी आल्प्स पर्वतमालाएं स्थित हैं कहाँ पे? तो वो न्यूजीलैंड में, हमने मैप में भी देखा था। और विश्व पर्वत श्रृंखलाएं लंबाई के अवरोही क्रम में कौन सी हैं? तो सबसे जो लंबी है वो एंडीज है, उसके बाद रॉकी है, उसके बाद फिर ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है ऑस्ट्रेलिया की, उसके बाद फिर एशिया का हिमालय है। ठीक है, तो एंडीज साउथ अमेरिका, रॉकी नॉर्थ अमेरिका, और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है वो ऑस्ट्रेलिया, और हिमालय एशिया। इसके बाद आल्प्स, हिमालय, एंडीज एवं रॉकी में से कौन यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है? तो जाहिर सी बात है हिमालय एशिया की है, एंडीज जो है ये नॉर्थ अमेरिका की है, रॉकी जो है ये एंडीज जो है वो साउथ अमेरिका की है, रॉकी जो है वो नॉर्थ अमेरिका की है, और आल्प्स जो है ये यूरोप की है। आल्प्स, एंडीज, अपलेशियन एवं हिमालय में से जो पर्वत श्रेणी शेष अन्य से भिन्न है वो कौन सी है? तो वो अपलेशियन पर्वत श्रेणी जो है वो सबसे भिन्न है। देखिए, आल्प्स, एंडीज, अपलेशियन और हिमालय, अब इसमें से कहा गया कि जो पर्वत श्रेणी शेष अन्य से भिन्न है, तो इसमें से कौन सी भिन्न है? तो वो अपलेशियन जो है वो भिन्न है। इसके बाद कुनलुन, अपलेशियन, आल्प्स, एंडीज पर्वतों में से कौन टर्शियरी पर्वतीकरण का परिणाम नहीं है? तो अपलेशियन जो है ये टर्शियरी पर्वतीकरण का परिणाम नहीं है। तो जैसे जो प्रश्न ऊपर आपने देखा उसके हिसाब से इसका ये आंसर है। इसके बाद यूराल, अरावली, एंडीज एवं अपलेशियन में से कौन सा प्राचीन वलित पर्वत नहीं है? तो एंडीज पर्वत जो है ये प्राचीन वलित पर्वत नहीं है। व्हाइट पर्वत कहाँ पाए जाते हैं? तो हमने आपको बताया वहाँ पे ब्लू, वाइट और ग्रीन जो पर्वत हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? वो संयुक्त राज्य अमेरिका में पाए जाते हैं। भारत और म्यांमार के बीच सीमा निर्धारित करने वाला पर्वत कौन सा है? तो वर्मीज अराकानयोमा पर्वत चाप है, या सिंपली अराकानयोमा पर्वत आप कह सकते हैं। हिमालय का विस्तार अराकानयोमा जिस देश में स्थित है वह कौन सा है? तो वो म्यांमार में है। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत कहाँ स्थित है? तो वो जर्मनी में स्थित है, हमने देखा है मैप में। इसके बाद राइन नदी के किनारे अवस्थित पर्वत कौन सा है? तो वो ब्लैक फॉरेस्ट है, मैप में हमने देखा था। और ब्लैक पर्वत जो है अवस्थित है वो कहाँ पे? तो वो यूएसए में। देखिए, ब्लैक फॉरेस्ट जो अवस्थित है वो राइन नदी के किनारे है, लेकिन ब्लैक पर्वत जो स्थित है वो यूएसए में है। इसके बाद इसमें नेक्स्ट प्रश्न है, पेन्नाइन यानी यूरोप, अपलेशियन अमेरिका और अरावली भारत उदाहरण है किसके? तो ये पुरानी पर्वत श्रृंखला के उदाहरण है। ये प्रश्न दूसरा है। ड्राकेंसबर्ग पर्वत है कहाँ पे? तो वो दक्षिण अफ्रीका में है।
उसके बाद एटलस पर्वत स्थित है कहाँ पे, तो अफ्रीका महाद्वीप के मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया में। माउंट टिटिलस स्थित है कहाँ पे, तो वो स्विट्जरलैंड में है, माउंट टिटिलस। इसके बाद इटली में अवस्थित पर्वत है कौन सा, तो वो है एपीनाइन। फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला कौन सा पर्वत है, तो वो पिरेनीज, हमने डिस्कस किया। और गोलन हाइट्स स्थित है कहाँ पे, तो मध्य पूर्व मिडिल ईस्ट में। इसके बाद ये सही सुमेलित है, अल्ब्रूस या एल्ब्रूस जो कि रूस में है। माउंट कुक कहाँ पे है, तो वो न्यूजीलैंड में है। मैकिनले कहाँ पे, तो यूएसए में है। और चिम्बेराजो कहाँ पे है, तो वो इक्वाडोर में है। इसके बाद डार्लिंग श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया के किस तट पर अवस्थित है, तो दक्षिणी पश्चिमी तट पर अवस्थित है डार्लिंग श्रृंखला। संसार की सबसे लंबी धरातलीय पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो वो एंडीज पर्वत श्रृंखला, कई बार देख चुके हैं हम लोग। सियरा नेवेदा, रॉकी, हिमालय एवं आल्प्स में से वह जो नवीन पर्वत नहीं है, तो सियरा नेवेदा जो है ये नवीन पर्वत नहीं है, बाकी इसमें से सारे हैं। इसके बाद है मध्य महाद्वीपीय, परिप्रशांत महासागरीय, मध्य अटलांटिक एवं अंतरा प्लेट ज्वालामुखी में से ज्वालामुखी विस्फोट सर्वाधिक है कहाँ का, तो परिप्रशांत महासागरीय पेटी में ज्वालामुखी विस्फोट है जो वो सर्वाधिक है। ठीक है, और ये सही सुमेल करना है आपको। अब देखिए एटना जो है वो कहाँ पे है, तो वो सिसिली द्वीप पर है। विशुवियस इटली में है। एरिबस रास द्वीप पर है। कोटापैक्सी कहाँ पे है, तो ये इक्वाडोर में है। तो मान लिया 4 आ रहे हैं आपको, अगर एक नहीं भी मिल रहा है तो 3 मिल रहे तो भी आप उनको अच्छी तरीके से एक ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। इसके बाद फिर माउंट रेनियर कहाँ पे है, हमने मैप में देखा यूएसए में है। एटना कहाँ पे, मैप में देखा इटली में है। पेरिकुटिन कहाँ पे, तो ये मैक्सिको में, हमने मैप में देखा। माउंट ताल कहाँ पे, तो ये फिलीपींस में, हमने ये भी मैप में देखा है। इसके बाद माउंट किनाबालू कहाँ पे है, तो वो मलेशिया में है। अलबुर्ज कहाँ पे है, तो वो ईरान में है। अंकाकागुआ कहाँ पे है, तो वो अर्जेंटीना में है। और किलिमंजारो कहाँ पे है, तो वो तंजानिया में है। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि जो देश हैं, जो वोल्केनो हैं, उससे रिलेटेड देश जरूर याद करिए। उसके बाद फिर से सबनकाया, ये पेरू में है। कोलिमा कहाँ पे है, तो मैक्सिको में है। माउंट मेरापी कहाँ पे, तो इंडोनेशिया में है। एपो कहाँ पे है, तो वो फिलीपींस में है। इसके बाद प्रसिद्ध ज्वालामुखी पर्वत क्राकाटो किस देश में अवस्थित है, तो अभी हमने देखा क्राकाटोआ के बारे में अच्छी तरीके से, जो कि इंडोनेशिया में अवस्थित है। अब क्राकाटोआ के बारे में आपको सारी डिटेल पता होनी चाहिए कि क्राकाटोआ है क्या, वहाँ पे क्या मतलब किस द्वीप का है। इंडोनेशिया द्वीप का है, तो इंडोनेशिया में से किस द्वीप का है, क्योंकि इंडोनेशिया में तो बहुत सारे द्वीप हैं, सक्रिय है, सुसुप्त है, मृत है, कैसा है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए क्राकाटोआ के बारे में, जैसे कि हमने अभी ऊपर थोड़ी देर पहले डिस्कस किया। इंडोनेशिया के संदर्भ में सही कथन है, तो इसमें 15,000 से अधिक क्या है, द्वीप शामिल हैं। ज्वालामुखी शंकु, अवशिष्ट पर्वत, मोनाडनॉक और अपरदनात्मक जल प्रपात में से कौन सा एक मूल स्थल रूप है, तो ज्वालामुखी शंकु जो है एक मूल स्थल रूप है। ज्वालामुखी में से सबसे अधिक जो गैस निकलती है वो कौन सी है, तो वो हमने पहले भी डिस्कस किया इसी वजह से कि जलवाष्प जो है सबसे ज़्यादा निकलती है, लगभग 60 से 70% के आसपास। उसके बाद फिर और सारे तत्व होते हैं। माउंट पिनाटुबो, माउंट किलिमंजारो, माउंट ताल और माउंट कोटापैक्सी में से विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है, तो हमने ये भी डिस्कस किया, वो है माउंट कोटापैक्सी। विश्व का सबसे ऊंचा जो ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है, कोटापैक्सी है। आप हमें कमेंट करके बताइए, सक्रिय है, सुषुप्त है या मृत है। पृथ्वी के अंदर पिघले पदार्थ को क्या कहते हैं, तो उनको मैग्मा कहते हैं। और जब वही पदार्थ पृथ्वी की सतह पर आ जाता है तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको लावा कहते हैं। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, मतलब इनको जानना चाहिए हमें। इसके बाद लावा के ठोस होने के फलस्वरूप पृथ्वी के अंदर निर्मित चट्टानों को क्या कहते हैं, तो उनको प्लूटोनिक चट्टानें कहते हैं। माउंट एटना पर्वत है, तो क्या है, एक ज्वालामुखी पर्वत है। ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस स्थित है, तो हमने इसको डिस्कस किया, जो कि यूएसए में स्थित है। मौना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है, कहाँ का, तो वो भी हमने देखा, हवाई द्वीप का है, यूएसए का। और उसके बाद आकार की दृष्टि से पृथ्वी पर सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, तो हवाई द्वीप में स्थित मौना लोआ। और उसी के दक्षिण की बात करें तो क्या है, माउंट मोनाकी, वो भी एक ज्वालामुखी ही है। सक्रिय ज्वालामुखी कौन कौन से हैं, तो कोटापैक्सी, एटना, फ्यूजियामा, विशुवियस, ये सारे हैं। अगर और भी आपको ये देखने कौन से सक्रिय हैं, कौन से मृत हैं, कौन से सुषुप्त हैं, तो जो हमने मैप में आपको सारी चीज़ें बताई, सिर्फ आप उतना ही पढ़ लीजिए, इससे ज़्यादा आई थिंक नहीं आना चाहिए, क्योंकि पूरा लगभग कवर कर लिया है। उसमें लास्ट ईयर के प्रश्न भी आ गए हैं, और जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो पूछे जाने लायक हैं वो सारी कवर्ड हैं। अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो स्थित है, कहाँ पे, तो वो तंजानिया में स्थित है। किलिमंजारो क्या है, तो वो एक वल्केनो है, या आग्नेयगिरी है, या ज्वालामुखी है। देखिए यहाँ पे प्रश्न आ गया ना, ज्वालामुखी जिसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है, वो कहाँ, वो किसको कहा जाता है, तो वो स्ट्राम्बोली को कहा जाता है। और स्ट्राम्बोली के दक्षिण की बात करें तो क्या आएगा, एटना आएगा। और स्ट्राम्बोली के उत्तर की बात करें तो क्या आएगा, विशुवियस आएगा। स्ट्राम्बोली के
अगर पूरब की बात करें तो क्या आएगा, ईरान का फिर देमाबंद आएगा। तो ऐसी सारी चीज़ें आप याद रखिए। संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, तो वो किलायू है, हवाई द्वीप पर स्थित है। ठीक है, नदी दी गई है कौन से जलप्रपात से, कौन सी नदी रिलेटेड है, तो एंजिल जो है वो कोरोनी नदी पे रिलेटेड है, ओरोनोकी की सहायक नदी है। बोयोमा, देखिए बोयोमा जो जलप्रपात है ये कहाँ, ये जायरे नदी पर है। स्टैनली जो जलप्रपात है वो कहाँ पे है, ये कांगो नदी पे है। और विक्टोरिया कहाँ है, जैम्बेजी नदी पर है। तो इसके हिसाब से आपका जो ऑप्शन होगा वो 3 4 2 1 ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, इसके बाद विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस देश में स्थित है। अब सबसे ऊंचा जलप्रपात किस देश में स्थित है, तो वेनेजुएला में स्थित है। ठीक है, साउथ अमेरिका में। इसके बाद विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, तो यहाँ पे अब आपको बताना है कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो जाहिर सी बात है वो कौन सा होगा, वो एंजिल जलप्रपात होगा। ठीक है, तो एंजिल जलप्रपात कहाँ पे है, साउथ अमेरिका में, वेनेजुएला में। इसके बाद बोयोमा जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है, तो वो जायरे या जैरे, इसको जायरे ऐसे भी लिखते हैं, जायरे नदी पर है। ठीक है, और इसका जो बोयोमा है इसका एक दूसरा नाम है, वो क्या है, तो उसी को हम स्टैनली जलप्रपात भी कहते हैं, याद रखिएगा, स्टैनली जलप्रपात। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है नियाग्रा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो नियाग्रा जो है वो सेंट लॉरेंस नदी पर स्थित है। ठीक है, सेंट लॉरेंस नदी पर नियाग्रा जलप्रपात स्थित है। इसके बाद एंजिल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो वे कैरोनी नदी पर स्थित है, ओरिनोको की सहायक नदी है, इस पर स्थित है। नियाग्रा जलप्रपात किन 2 झीलों के मध्य स्थित है, तो वो हमने वो भी आपको डिस्कस किया, तो ईरी और ओंटारियो के बीच में ये इन 2 झीलों के बीच में ये स्थित है। ठीक है, इसके बाद नियाग्रा जलप्रपात किसकी सीमा पर अवस्थित है, तो जाहिर सी बात है यूएसए और कनाडा की सीमा पर अवस्थित है नियाग्रा जलप्रपात। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंधित है, तो वो जाम्बेजी नदी से संबंधित है। विक्टोरिया आपने देखा मैप में भी। नियाग्रा प्रपात है, तो नियाग्रा प्रपात कहाँ पे है, तो ये यूएसए में है। इसके बाद स्टैनली जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है, तो ये स्टैनली किस पे है, ये कांगो नदी पर अवस्थित है। बाद हम जो लास्ट ईयर के उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में प्रश्न पूछे गए उनको देख लेते हैं। तो इसमें से सबसे पहला जो प्रश्न दिया गया है यही सही सुमेलित है। जो प्रश्न आया होगा वो थोड़ा इधर उधर घुमा फिरा के लिखा रहा होगा। तो इसमें झील और जो जलप्रपात हैं इससे रिलेटेड सारी चीज़ें दी गई हैं। तो जो बाइलिंग झील है वो डोमिनिका में है, और 5 फ्लावर झील कहाँ पे, सिचुआन चीन में है। रेड लैगून कहाँ पे, तो ये बोलीविया में है। और ग्रेट स्लेव झील कहाँ पे, तो वो कनाडा में है। इसके बाद शिकागो, बेफेलो, डेट्रॉयट और डुलुथ में से कौन सा नगर सुपीरियर झील पर स्थित है, तो डुलुथ है। देखिए झीलों से रिलेटेड हमने पूरा एक सेशन कर रखा है, और इसके डिस्क्रिप्शन में या जो प्लेलिस्ट बनी है विश्व का भूगोल मैपिंग, उसमें आप विश्व की प्रमुख झीलों का टॉपिक देखेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें अच्छी तरीके से मिल जाएगी। ऑन मैप उसको अच्छी तरीके से समझाया गया वहाँ पर। फिर झील है और देश है, तो टिटिकाका झील कहाँ पे, तो वो बोलीविया पेरू की सीमा पर है। उर्मिया झील कहाँ पे, तो ईरान में है। रेडियर झील या रेंडियर झील कहाँ पे, तो वो कनाडा में है। और अथाबास्का झील कहाँ पे, तो वो कनाडा में है। संसार का सबसे ऊंचा जलप्रपात कहाँ पे, तो वो साल्टो एंजिल या एंजिल जलप्रपात। इसके बाद एंजिल प्रपात अवस्थित है कहाँ पे, तो वेनेजुएला में अवस्थित है। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंधित है, तो वो जाम्बेजी नदी पे। क्रोएशिया की प्लिटविस झील है कहाँ, तो वो एक विश्व धरोहर स्थल है, क्रोएशिया में है प्लिटविस झील। इसके बाद फिर सूची 1 और 2 दी गई है, सही सुमेलित है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो वो एंजिल। और विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है, तो वो सुपीरियर झील है। विश्व की सबसे ऊंची नवगम्य झील कौन सी है, तो वो टिटिकाका है, पेरू बोलीविया की सीमा पर। विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील कौन सी है, तो वो टांगानिका है। इसके बाद नेक्स्ट है बाल्खस, ये सही सुमेलित है यहाँ पे, बाल्खस या बाल्कस कजाकिस्तान। ईरी यूएसए में है, कनाडा। बैकाल जो है वो रशियन फेडरेशन, मलावी अफ्रीका में है। कैस्पियन सागर एशिया और यूरोप में है। और टांगानिका अफ्रीका में है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है झील और देश दिए गए हैं, तो मराकाइबो झील कहाँ पे है, तो वो वेनेजुएला में। ओनेगा झील रूस में है। मिशिगन जो यूएसए में है। और बैकाल कहाँ पे है, वो रूस में है। इसके बाद है अरल सागर, काला सागर, बैकाल झील में से कौन सा मानव क्रियाकलापों के कारण हाल ही में बहुत अधिक संकुचित हो गया या सूख गया, तो वो अरल सागर की बात हो रही है। आप हमें कमेंट करके बताइए अरल सागर कौन से 2 देशों के बीच में है। ठीक है, इसके बाद उत्तरी अमेरिका में नियाग्रा जलप्रपात किन 2 झीलों के मध्य स्थित है, तो ओंटारियो और ईरी झील के मध्य अवस्थित है नियाग्रा। देखिए इसीलिए हमने सारी जो चीज़ें थी आपको पहली बेहतर तरीके से बता दी कि जो प्रश्न लास्ट ईयर के पूछे जा रहे हैं वो किस लेवल के पूछे जा रहे हैं। तो अगर जलप्रपात से प्रश्न आ रहे हैं तो इतना भरोसा रखिए कि इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा।
विश्व की दूसरी सबसे गहरी तथा सबसे लंबी झील है कौन सी? तो वो टांगानिका झील है। और बियर, सुपीरियर, ह्यूरन तथा मिशिगन झीलों में से एक ग्रेट लेक्स का हिस्सा नहीं है, तो वो बियर झील जो है ये ग्रेट लेक्स का हिस्सा नहीं है। झीलों का क्षेत्रफल की दृष्टि से सही अवरोही क्रम है कौन? तो सुपीरियर सबसे पहले, फिर विक्टोरिया, फिर बैकॉल, फिर ग्रेट बियर। क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो वो कैस्पियन सागर है सबसे बड़ी झील। इसके बाद प्रसिद्ध अंगुलीनुमा फिंगर झील क्षेत्र स्थित है कहाँ पे? तो वो यूएसए में स्थित है। और पश्चिमी अफ्रीका की लेक विक्टोरिया, लेक फॉगोविन, लेक ओगुटा एवं लेक बोल्टा में से वह झील जो सूख कर मरुस्थल में बदल गई तो कौन सी है? वो लेक फॉगोविन। हम यहाँ पे लौह अयस्क के बारे में देखते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो प्रश्न पूछा गया था, पृथ्वी के गर्भ में दूसरी सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो वो निकल है। सबसे ज़्यादा कौन सी पाई जाती है? तो लोहा, उसके बाद फिर निकल और उसके बाद फिर एल्यूमिनियम। तो ये आप फैक्ट याद रखिएगा, प्रश्न आ सकता है इस तरह से। और उसके बाद फिर ये लौह अयस्क क्षेत्र है और संबंधित देश दिया गया कि कौन सा है। तो देखिए लॉरेन के बारे में हमने देखा फ्रांस में है, मिडलैंड के बारे में हमने आपको बताया वो यूके में है, किरुना गैलीवेरा की खान कहाँ पे है? तो वो स्वीडन में है। और कोस्तानी की जो खान है ये कहाँ पे है? ये कजाकिस्तान में है। इसके बाद फिर फ्रांस का लॉरेन प्रदेश प्रसिद्ध है किसके लिए? तो लौह व इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। उत्तरी अमेरिका का सुपीरियर झील का क्षेत्र प्रसिद्ध है किसके लिए? तो वो लौह अयस्क भंडार के लिए प्रसिद्ध है। सही सुमेलित है ये। कजाकिस्तान, कारागंडा, यूक्रेन, क्रिवेईराग, फ्रांस, नॉर्मैंडी और फ्रांस जो है वो पायरेनीज। तो ये सारे क्षेत्र कौन से हैं? ये लौह अयस्क के प्रमुख क्षेत्र हैं, इनके बारे में आप याद रखिएगा। उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका का रस्ट बाउल किस प्रदेश से संबंधित है? तो वो जो संबंधित है वो ग्रेट लेक्स प्रदेश और पिट्सबर्ग प्रदेश से संबंधित है। इस प्रश्न को थोड़ा सा आप ध्यान से पढ़िएगा कि जो रस्ट बाउल कहाँ का है? यूएसए का रस्ट बाउल किस प्रदेश से संबंधित है? तो वो किससे संबंधित है? वो ग्रेट लेक्स प्रदेश और पिट्सबर्ग प्रदेश से। ठीक है, याद रखिएगा। फिर संयुक्त राज्य अमेरिका में मार्क्वेट श्रेणी विख्यात है, तो ये लौह अयस्क खनिज के लिए विख्यात है। उत्तरी अमेरिका के बृहद झील प्रदेश में कौन सा उद्योग सर्वाधिक विकसित है? तो इस्पात और इंजीनियरिंग उद्योग जो है ये झील प्रदेश के लिए विकसित है। उसके बाद फिर माउंट न्यूमैन प्रसिद्ध है किसके लिए? तो लौह अयस्क के खनिज के लिए प्रसिद्ध है माउंट न्यूमैन। इसके बाद फिर कोयले के बारे में कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। तो कोयला एक उदाहरण है किसका? तो ये परतदार चट्टानों में मिलता है। कोयला है, कच्चा तेल व प्राकृतिक गैस कहलाते हैं क्या? तो ये जीवाश्मिक फ्यूल ईंधन कहलाते हैं। और ये जो कथन नीचे दिया गया है ये सही कथन है। चीन संसार में अग्रणी कोयला उत्पादक है। यूक्रेन में डोनट्स बेसिन प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र है। जर्मनी में सार क्षेत्र प्रमुख उत्पादक कोयला क्षेत्र है तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में मुख्य कोयला उत्पादक क्षेत्र अपलेशियन प्रदेश में है। सारे ही जो एरिया हैं ये अपने मैप में पहले देखें। ठीक है, तो इनके बारे में आप अच्छी तरीके से याद रखिएगा। डोनबास क्षेत्र प्रसिद्ध है किसके लिए? तो ये कोयला उत्पादक क्षेत्र है। उसके बाद ये कोयला क्षेत्र और देश दिए गए हैं कौन कौन से हैं? तो डोनट्स यूक्रेन से रिलेटेड है, कुजनेट्स ये रूस से रिलेटेड है, लंकासायर यूके से रिलेटेड है और सार जो है ये जर्मनी से रिलेटेड है। रूर बेसिन प्रसिद्ध है किस चीज़ के लिए? रूर बेसिन प्रसिद्ध औद्योगिक क्षेत्र है कहाँ का? तो वो जर्मनी का है। और सर्वाधिक कोयला पाया जाता है कहाँ पे? तो यूएसए में पाया जाता है। इसके बाद रुकवा झील तंजानिया, जो रुकवा झील क्षेत्र है वो तंजानिया में है, खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है वह है तो कोयला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। रूर घाटी, लॉरेन बेसिन, सार बेसिन एवं अचेन बेसिन में से कौन सा एक जर्मनी का एक कोयला क्षेत्र नहीं है? तो लॉरेन जो बेसिन है ये फ्रांस का लौह उत्पादक क्षेत्र है, कोयला का क्षेत्र नहीं है। यूक्रेन का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक केंद्र कौन है? तो वो डोनेट्स है। देखिए प्रश्न को कई बार ये डोनेट्स वाला तो कई बार पूछा गया है। इसके बाद फिर है यूरेनियम से रिलेटेड कुछ पर्टिकुलर प्रश्न पूछे गए। तो वह देश जो यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक है तो वो कनाडा। विश्व में यूरेनियम का बृहत्तम भंडार पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। यूरेनियम सिटी स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है किसको? तो वो कनाडा को। और वह खनिज जिससे रेडियम प्राप्त किया जाता है, तो पिच ब्लेंड से क्या प्राप्त किया जाता है? रेडियम प्राप्त किया जाता है। इसके बाद वह देश जो महत्वपूर्ण यूरेनियम अयस्क निक्षेप के लिए जाना जाता है तो वो है कनाडा। और कोयला, लौह अयस्क, हीरा एवं यूरेनियम में से वह जो रूस के प्रमुख संसाधनों में नहीं है, तो यूरेनियम जो है नहीं है, बाकी सारा रूस में है। इसके बाद कुछ अन्य खनिज के बारे में डिटेल है जो कि लास्ट ईयर प्रश्न पूछे गए हैं, तो वो भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो ये कथन कारण का प्रश्न आया होगा। तो कथन है विश्व में अभी भी चिली तांबे का महत्वपूर्ण उत्पादक है। कारण दिया गया है चिली विश्व के विशालतम पोर्फिरी
ताम्र निक्षेपों से संपन्न है। तो ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट है, अफ्रीकी देश जाम्बिया में तांबे का विपुल भंडार है, फिर भी इस देश की आर्थिक प्रगति नहीं हो सकी क्योंकि यहाँ पे क्या नहीं है, समुद्री बंदरगाह नहीं है। कहाँ पे? जाम्बिया में। जापान आत्मनिर्भर है किस चीज़ में? तो वो तांबा में। और चिकी कमाता चिली किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो तांबा की। कहाँ की ये खान है? साउथ अमेरिका की। ऑस्ट्रेलिया स्थित कालगोरली है, ये कालगोरली विख्यात है। तो ये स्वर्ण उत्पादन के लिए। कूलगाड़ी ऑस्ट्रेलिया के जिस प्रांत में स्थित है वह है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। और जोहान्सबर्ग विख्यात है स्वर्ण एवं हीरा खनन हेतु। बॉक्साइट कच्ची धातु है किसकी? तो एल्युमिनियम की। इसके बाद फिर टिन मिलता है कहाँ पे? तो वो प्लेसर निक्षेपों में मिलता है। मलेशिया की किंटा घाटी प्रसिद्ध है, तो टिन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। और ये कथन जो दिया गया ये सही कथन है। मध्य पूर्व में संसार के पेट्रोल का लगभग 46.2% भंडार पाया जाता है। अलास्का में टेक्सास के समतुल्य पेट्रोलियम भंडार प्रमाणित है। और संयुक्त राज्य अमेरिका पेट्रोलियम का प्रमुख उत्पादक है। इसके बाद नेक्स्ट है, दक्षिण पूर्वी एशिया का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक देश कौन सा है? तो वो है इंडोनेशिया। तेल की वैश्विक कीमतों के संदर्भ में ब्रेंट कच्चे तेल यानी ब्रेंट क्रूड ऑयल का समाचारों में प्रायः उल्लेख आता है। इस पद का अभिप्राय है तो क्या है? तो यह कच्चे तेल का एक प्रमुख वर्गीकरण है। यह उत्तरी सागर से प्राप्त किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है, इसमें रास तनूरा तेल शोधनशाला कहाँ स्थित है? तो ये सऊदी अरब में। इसके बाद वर्ष 2009 के पूर्वार्ध में पीस पाइपलाइन नामक व्यावसायिक समझौता हुआ था, तो ईरान और पाकिस्तान के मध्य। वह देश जिससे 1857 ईस्वी में खनिज तेल आर्थिक स्तर पर निकाला गया था, तो कहाँ पे? तो वो रोमानिया में। और जैव ईंधन बनाया जा सकता है, तो गन्ना है, मक्का है, सोयाबीन है, रैपसीड है और जेट्रोपा से क्या बनाया जा सकता है? जैव ईंधन। इसके बाद इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलास्का के संदर्भ में सही कथन है क्या? तो वह संयुक्त राज्य अमेरिका का तेल उत्पादक राज्य है और इसे 1857 ईस्वी में रूसियों से खरीदा गया था। इसके बाद फिर कुछ नेक्स्ट और भी प्रश्न पूछे गए थे, तो उनको हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो ये दो कथन दिए गए हैं, ये दोनों ही कथन सही हैं। तो भारत में अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में समुद्र संस्तरीय खनिज की खोज के लिए लाइसेंस प्राप्त किया जाता है। और जो रेयर अर्थ मिनरल यानी दुर्लभ मृदा खनिज होते हैं अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में समुद्र अधस्थल पर उपलब्ध हैं। तो ये दोनों ही कथन सही हैं। नेक्स्ट इसमें प्रश्न आया था, दक्षिण अफ्रीका का पोस्ट मास्टरबर्ग और उसका समीपवर्ती क्षेत्र किस खनिज का प्रमुख उत्पादक है? तो वो मैग्नीज का है, हमने देखा है। उसके बाद प्राकृतिक कपूर प्राप्त होता है, तो किससे प्राप्त होता है? तो चीन तथा जापान में एक देशज वृक्ष से। वह खनिज जो अलौह धातुओं को दर्शाती है, तो वो जिंक है, टिटेनियम है, निकेल है, जस्ता, तांबा, एल्यूमिनियम, टिन इत्यादि। बाकू किस लिए प्रसिद्ध है? तो वो पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है बाकू। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेसाबी रेंज जिस उत्पादन के लिए जाना जाता है, तो वह लौह अयस्क। हमने मैप में देखा था मेसाबी रेंज के बारे में। और इसके बाद है, ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोत में विशुद्धतः शामिल होते हैं तो कोयला है, तेल है, गैस, जल विद्युत और यूरेनियम। जिस खनिज के कारण चिली प्रसिद्ध है, तो वो नाइट्रेट के कारण प्रसिद्ध है। ये सही सुमेलित है, खनिज है, उत्पादक क्षेत्र है। देखिए ऐसे प्रश्न एक या दो प्रश्न मतलब परीक्षा में हमेशा आते हैं। कोयला ये कारागंडा बेसिन, सोना हाई बेल्ट, क्रिबोई रॉग ये लौह अयस्क खनिज तेल, सान जाक्विन की घाटी, और तांबा जो है वो एरिजोना। उसके बाद फिर ये सही सुमेलित है, खनिज और प्रमुख उत्पादक क्षेत्र दिए गए हैं, तो खनिज तेल वेनेजुएला, तांबा जाम्बिया, मैग्नीज गैबन, और बॉक्साइट जो है ये गुयाना से रिलेटेड है। फिर ये सही सुमेलित यहाँ पे दिया गया है, क्षेत्र और खनिज है, तो डनबास या डोनबास कोयला से, मेसाबी जो है ये लौह अयस्क, मोसुल जो है ये खनिज तेल से रिलेटेड है, और ट्रांसवाल जो है ये सोने से रिलेटेड है। फिर ये सही सुमेलित है, लौह अयस्क क्षेत्र कौन सा है? तो ये मेसाबी यूएसए का, खनिज तेल बाकू अजरबैजान का, तांबा जो है ये बिंघम यूएसए का, और यूरेनियम जो है पोर्ट रेडियम कनाडा का क्षेत्र है। इसके बाद फिर ये क्षेत्र और खनिज दिया गया है, तो ये किम्बरले क्षेत्र किससे है? तो हीरा से, बिट्स वाट्स रैंड ये सोना, कटंगा जो है ये तांबा, सार क्षेत्र कोयला से, और बुटे ये चांदी से। इसके बाद फिर नगर और उद्योग, ऐसे प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में एक या दो पूछे जाते हैं। आप प्रश्न देखेंगे तो आपको भी पता लग जाएगा। तो देखिए ये लौह इस्पात केंद्र है और देश हैं, इनको मैच करना था, तो ये खैर मैच हैं बिल्कुल। हैमिल्टन किससे रिलेटेड है? कनाडा से, बर्मिंघम यूनाइटेड किंगडम से, एशन जो है जर्मनी से, और अनसन जो है ये चीन से रिलेटेड है। फिर ये केंद्र और उद्योग दिया गया है, तो लौह इस्पात पिट्सबर्ग यूएसए, सूती वस्त्र उद्योग शंघाई चीन, जूट वस्त्र उद्योग डूंडी स्कॉटलैंड, और फिर पोत निर्माण यानी लेनिनग्राद सेंट पीटर्सबर्ग रूस से रिलेटेड है। फिर ये केंद्र और उद्योग हैं,
तो सलेम लौह इस्पात उद्योग, लॉस एंजल्स हवाई जहाज, अबादान तेल शोधन, नगोया सूती वस्त्र और ऑटोमोबाइल से रिलेटेड है। ये बिल्कुल नाम याद रख कर लीजिएगा, प्रश्न ऐसे ही पूछे जाएंगे। सूची तो दी गई है। डेट्रायड कहाँ से रिलेटेड? ऑटोमोबाइल से। मैग्नीटोगोर्ग ये लौह और इस्पात, जोहान्सबर्ग सोना खनन, बर्मिंघम लौह और इस्पात। इसके बाद फिर ये नगर और उद्योग से रिलेटेड है, तो ओसाका जो है ये वस्त्र उद्योग, याकोहामा पोत निर्माण, ह्यूस्टन तेल और प्राकृतिक गैस, अनसन जो है लोहा इस्पात चीन का क्षेत्र है, हवाना जो है सिगार से रिलेटेड है। और फिर से ये चेलियाब्रिंस्क धातु एवं सैन्य मशीनरी, मिलान जो है रेशमी वस्त्र, डेट्रायड ऑटोमोबाइल, मॉस्को जो है धातु रसायन और मशीनरी से रिलेटेड है। नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें दो सूची दी गई हैं। तो रूर औद्योगिक प्रदेश कहाँ से रिलेटेड है? ये जर्मनी से रिलेटेड है। और फ्लैंडर्स औद्योगिक प्रदेश कहाँ से रिलेटेड है? तो ये जो है ये बेल्जियम और फ्रांस से रिलेटेड है। स्कॉटलैंड औद्योगिक क्षेत्र यूके से रिलेटेड है। और न्यू इंग्लैंड औद्योगिक क्षेत्र कहाँ से रिलेटेड है? तो ये यूएसए से रिलेटेड है। उद्योग और स्थान दिए गए हैं, तो ये कागज ओंटारियो, रासायनिक टेक्सास, मोटर कार जो है नगोया और जलपोत निर्माण कहाँ से? याकोहामा से। फिर से ये सही सुमेलित है। केंद्र और उद्योग दिए गए हैं, ओसाका सूती वस्त्र, डेट्रायड मोटर वाहन, क्यूबा सिगार और सेंट पीटर्सबर्ग ये पोत निर्माण से रिलेटेड है। इसके बाद फिर दो सूचियाँ दी गई हैं, तो सेफेल्ड कहाँ से रिलेटेड है? ये कटलरी से, बेनिस रिलेटेड है कांच निर्माण से, ग्लासगो रिलेटेड है पोत निर्माण से और ओटावा रिलेटेड है कागज निर्माण से। इसके बाद फिर से पोत निर्माण केंद्र और राज्य और यूएसए में ये सारे राज्य हैं। तो स्पैरोज पॉइंट कहाँ पे? तो मैरीलैंड में, ह्यूस्टन टेक्सास, न्यू ऑर्लियंस लुइजियाना और कैमडेन ये न्यू जर्सी में। इसके बाद फिर कोयला क्षेत्र और अवस्थिति पूछी गई है, तो कुजबास बेसिन रूस में, रेड बेसिन चीन में, ब्रिस्टल यूके में और न्यू साउथ वेल्स कहाँ पे? तो ये ऑस्ट्रेलिया में। औद्योगिक क्षेत्र और फिर देश रिलेट हैं, तो किनकी कहाँ पे है? तो जापान में, कैंटन चीन में, लॉरेन फ्रांस में और बेलो होरिजॉन्टले ये ब्राज़ील में। इसके बाद फिर से ये दो सूची है, तो क्लीवलैंड से रिलेटेड है लौह इस्पात, और इसके बाद मेसाबी से रिलेटेड है लौह अयस्क और फिलाडेल्फिया से रिलेटेड है पोत निर्माण। फिर ये औद्योगिक प्रदेश और देश दिए गए हैं, तो लंकाशायर प्रदेश यूके, रूर या रूहर प्रदेश जर्मनी, कैहिन प्रदेश ये जापान और दक्षिणी अपलेशियन प्रदेश ये यूएसए का है। इसके बाद फिर ये सत्य कथन दिया गया है, खोई को ऊर्जा उत्पादन के लिए जैव मात्रा ईंधन के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है और शीरे को एथेनॉल उत्पादन के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। नेक्स्ट है, कागज लुगदी बनाने हेतु काष्ठीय कच्चा पदार्थ के रूप में प्रयुक्त किया जाता है क्या? तो वो पोपलर का पेड़ आप जानते होंगे। सागौन, ओक, चेस्टनट एवं जैतून में से वह वृक्ष जो भूमध्य सागरीय वनों में नहीं पाया जाता, तो सागौन जो है ये भूमध्य सागरीय वनों में नहीं पाया जाता है। चीन, जापान, भारत और यूके में बाजार आधारित लौह एवं इस्पात कारखाने पाए जाते हैं कहाँ पे? तो वो जापान में। और फिर ये कथन दिया गया है जो ये सही कथन है, क्या है? तो ओसाका को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है। जापान के सभी लौह इस्पात उद्योग केंद्र दक्षिणी तटीय क्षेत्रों में स्थित हैं। जापान का उत्तरी क्यूशू क्षेत्र ऑटोमोबाइल के लिए प्रसिद्ध है। जोहान्सबर्ग, न्यूयॉर्क, लंदन एवं सिंगापुर में धातु के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है? तो वो लंदन है। और ऊनी वस्त्र उत्पादक केंद्रों में जर्मनी से संबंधित कौन सा क्षेत्र है? तो वो परताल। फुटलूज उद्योग का एक उदाहरण कौन सा है? तो वो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री यानी सॉफ्टवेयर है। वह उद्योग जिसकी अवस्थिति के लिए कच्चे माल की उपलब्धि मूल कारक नहीं है, तो वो इलेक्ट्रॉनिक्स है। जापान विश्व के अग्रणी औद्योगिक देशों में से एक है क्योंकि उसके पास उच्च तकनीकी क्षमता है। और सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है? ओसाका है। तो ये सारे कुछ लास्ट ईयर के जो प्रश्न थे वो सारे हमने यहाँ पे लिए। तो सबसे पहले इसमें हम देखते हैं लाई जनजाति का निवास क्षेत्र कहाँ है? तो लाई जो जनजाति है इसका निवास क्षेत्र कहाँ है? तो ये म्यांमार में है। ठीक है। इसके बाद एनु जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो ये तो हमने मैप में भी देखा था। तो एनु जनजाति जो है वो जापान में पाई जाती है। माओरी जनजाति का निवास क्षेत्र कहाँ पाया जाता है? तो वो न्यूजीलैंड में, आपने मैप में देखा है इसको। इसके बाद ब्रिटन नामक पर्वतीय जनजाति कहाँ पाई जाती है? ये नामक है। तो ब्रिटन नामक जनजाति जो पर्वतीय जनजाति है वो पाई जाती है फ्रांस में। ठीक है। तो ये जो आप याद रखिएगा, कई बार होता है ना कि ब्रिटेन या कहीं कहीं ब्रिटेन लिखा होता है। ठीक है। तो ये ब्रिटेन या ब्रिटन जो भी हो, तो ये जो जनजाति है ये कहाँ पाई जाती है? ये फ्रांस में पाई जाती है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है इसमें, सेमांग जनजाति का निवास स्थान है, तो आपने मैप में भी देखा वो मलेशिया है। अफरीदिस जनजाति का निवास क्षेत्र कहाँ पे है? तो ये पाकिस्तान में है। तो वो अफरीदी या अफरीदिस एक ही बात है।
इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को किस नाम से जाना जाता है, तो एबोर्जिन्स इसके नाम से जाना जाता है। ठीक है। और न्यूजीलैंड के मूल निवासियों को किस नाम से जाना जाता है, तो वो माओरी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन नाइजीरिया के मूल निवासी हैं, तो नाइजीरिया के जो मूल निवासी हैं उनको हम हौसा कहते हैं। ठीक है। इसके बाद पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करने वाली एटा जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो वो फिलीपींस में पाई जाती है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति नील नदी की घाटी क्षेत्र में निवास करती है, तो फेल्लाह जो जनजाति है ये नील नदी की घाटी में निवास करती है। इसके बाद एस्किमो लोगों द्वारा टुंड्रा क्षेत्र में बर्फ के टुकड़ों की सहायता से बनाए गए अर्ध गोलाकार आवास को क्या कहा जाता है, तो वो इग्लू कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है एस्किमो लोगों द्वारा ग्रीष्मकालीन निवास गृह क्या कहलाता है, तो उसको ट्यूपिक कहा जाता है। हमने डिस्कस भी किया अभी आपको। ठीक है। तो उसको क्या कहा जाता है, वो ट्यूपिक कहा जाता है। ये चमड़े का एक आवास होता है। उमियाक क्या है, तो एस्किमो लोगों द्वारा शिकार में प्रयुक्त नौका, उसका नाम क्या है, उमियाक। ठीक है। इसके बाद एस्किमो निवासी हैं कहाँ के, तो वो कनाडा के निवासी हैं, आपने मैप में देखा। और निम्नलिखित में से किस प्रदेश में पिग्मी निवासी पाए जाते हैं, तो वो विषुवत-रेखीय वन क्षेत्र में पिग्मी पाए जाते हैं। न्यू गिनी में पाए जाने वाले पिग्मी को किस नाम से जाना जाता है, तो न्यू गिनी में पाए जाने वाले जो पिग्मी होते हैं उनको क्या कहा जाता है, उनको पापुआन्स कहा जाता है। ठीक है। बोर्नियो में रहने वाले पिग्मी क्या कहलाते हैं, तो उनको पूनन कहा जाता है। ठीक है। ये बिल्कुल जो प्रश्न है इनके बारे में अच्छी तरीके से आप याद रखिएगा। बुशमैन का संबंध है, तो वो कालाहारी मरुस्थल से संबंध है बुशमैन का। और किस जनजाति के लोग सर्वभक्षी की श्रेणी में आते हैं, तो बुशमैन जो होते हैं ये सर्वभक्षी की श्रेणी में आते हैं। विश्व के किस मरुस्थल में बुशमैन नामक चलवासी जनजाति के लोग रहते हैं, तो बुशमैन कहाँ रहते हैं, तो वो कालाहारी के मरुस्थल में रहते हैं। हमने मैप में इसको डिस्कस किया है। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति पूर्णतः शाकाहारी है, तो सेमांग जो जनजाति है ये पूर्णतः शाकाहारी है। कहाँ की है, मलेशिया की है या मलाया प्रायद्वीप की है। श्रीलंका में रहने वाले पिग्मी को किस नाम से जाना जाता है, तो उनको बेद्दा कहा जाता है। खिरगीज एक घुमक्कड़ी जनजाति है, कहाँ की, तो ये मध्य एशिया की है, खिरगीज या किरगीज जो भी है। इसके बाद मध्य एशिया के स्टेपी क्षेत्र में खिरगीज, कालमुख तथा कजाक लोगों द्वारा बनाए गए पशुओं की खाल को अस्थायी तंबू को क्या कहा जाता है, तो उनको कहा जाता है यूर्थ। हमने इसको देखा अभी। लैप्स कहाँ पाए जाते हैं, तो स्कैंडिनेवियन क्षेत्र में लैप्स पाए जाते हैं। इसके बाद किस जनजाति का संबंध भूमध्य रेखीय प्रदेश से नहीं है, तो वो खिरगिज जो है ये मध्य एशिया की है, भूमध्य रेखीय नहीं है। जूलू लोग रहते हैं, तो जूलू कहाँ रहते हैं, दक्षिण अफ्रीका में रहते हैं। हमने मैप में देखा था। लाई निम्नलिखित में से क्या है, तो लाई जो है एक म्यांमार की चिन पहाड़ियों में रहने वाली एक जनजाति है। ठीक है। और ये पूछा गया है कि सुमेलित नहीं है, तो माओरी न्यूजीलैंड में रहते हैं, एनू जापान में, पिग्मी जो है वो कंगो बेसिन में, और अफ्रीदिस जो है ये पाकिस्तान में रहते हैं, अफ्रीका में नहीं रहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति पशुचारण का कार्य करती है, तो वो मसाई जो है ये पशुचारण का कार्य करती है। सुलेमित युग्म है, तो यहाँ पे सुलेमित क्या है, सकाई मलेशिया। खिरगिज इंडोनेशिया से सुमेलित नहीं है, आप जानते हैं। पिग्मी कीनिया से भी नहीं, और शैम्पेन जो है ये थाईलैंड से रिलेटेड नहीं है। दक्षिण अफ्रीका के डच यानी हॉलैंड के मूल निवासियों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है, तो इनको जाना जाता है बोअर्स के नाम से, या बोअर कहीं कहीं इस तरह से लिखा रहता है, बोअर। वैलून्स कौन है, तो ये बेल्जियम की फ्रेंच भाषी आबादी को वैलून्स कहा जाता है। और विश्व के किस महाद्वीप में आदिम जातियों की सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है, तो जाहिर सी बात है अफ्रीका में, आपने मैप में भी देखा है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो पिग्मी मुख्यतः उष्ण वर्षा वन क्षेत्र में निवास करते हैं, बुशमैन कालाहारी मरुस्थल में निवास करते हैं, और हाटनटाट जो है नामीब मरुस्थल में निवास करते हैं। तो ये सारे ही स्टेटमेंट यहाँ पे सही दिए गए हैं। अब जनजाति दी गई है, क्षेत्र दिया गया है, आपसे पूछा गया कि कौन से मैच करेंगे। तो यहाँ पे हम इसको देख लेते हैं थोड़ा छोटा करके। तो खिरगिज जो जनजाति है वो मध्य एशिया की है, आपने देखा है। उसके बाद जो बुशमैन जनजाति है वो कालाहारी मरुस्थल की, एनू जो है वो जापान की है, और बद्दू कहाँ की है, अरब की है। तो इसके हिसाब से ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा। काचिन क्या है, तो ये एक म्यांमार की जनजाति है। ठीक है। पिग्मी निवासी हैं कहाँ के, तो ये अफ्रीका के निवासी हैं पिग्मी। और निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति नील नदी घाटी में निवास करती है, तो फेल्लाह। और निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है पूछा गया है, तो खिरगिज जनजाति मध्य एशिया में निवास करती है, यह एक पशुचारण जनजाति है, और इस जनजाति के तंबू को क्या कहा जाता है, यूर्त कहा जाता है। तो ये सारे ही सही हैं, तो असत्य इसमें से कोई नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है पूछा गया है,
तो मसाई जनजाति पूर्वी अफ्रीका में निवास करती है। मसाई जनजाति की बस्तियों को क्राल कहा जाता है। इनकी बस्तियां आयताकार होती हैं, ये गलत है। और यह जनजाति पशुचारण करती है, तो इनकी बस्तियां जो है आयताकार नहीं होती हैं। इसके बाद बुशमैन जनजाति के विषय में कौन सा कथन सही है पूछा गया है। तो बुशमैन, यह जनजाति बोत्सवाना में निवास करती है। यह एक आखेटक एवं भोजन संग्राहक जनजाति है और चींटियों को बुशमैन का चावल कहा जाता है। तो ये सारे ही स्टेटमेंट सही है। अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है। तो वो कांगो नदी घाटी में पाई जाती है। किस जनजाति के लोग दूध को ताज़ा न पीकर उसे खट्टा करके पीते हैं। तो वो खिरगिज है। इसके बाद हम नेक्स्ट इसमें देखते हैं, ये जनजाति दी गई है और ये देश दिए गए हैं, आपको इसमें से मैच करना है। तो एस्किमो कनाडा की, और मसाई केनिया की, और बद्दू सऊदी अरब की, और बुशमैन जो है ये बोत्सवाना की। यानी 3 4 2 1 ऑप्शन करेक्ट होगा। तो 3 4 2 1 ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। मसाई निम्न में से किसकी आदिम जनजाति है। तो वो तंजानिया की है। और पिग्मी जो वृक्षों पर निवास करती हैं, कहाँ की आदिम शिकारी एवं भोजन एकत्रित करने वाले लोग हैं। तो वो मध्य अफ्रीका के लोग हैं। पिग्मी कहाँ निवास करते हैं। तो वो वृक्षों पर निवास करते हैं। इसके बाद पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। तो बुशमैन जो है ये कालाहारी से रिलेटेड है, बाकी बंटू सहारा से रिलेटेड नहीं, पिग्मी इरावदी बेसिन से भी नहीं, एस्किमो अमेजन बेसिन से भी नहीं है। उसके बाद लास्ट प्रश्न है एमसीक्यू इसका। तो सकाई मलेशिया ये रिलेटेड है, किर्गिज इंडोनेशिया ये भी रिलेटेड नहीं है, पिग्मी कीनिया नहीं, शोम्पेन थाईलैंड ये सब भी नहीं। तो ये कुछ एमसीक्यू थे जो कि विभिन्न परीक्षाओं में लास्ट ईयर पूछे गए थे, तो हमने कहा यहाँ भी इसको लिया जाए, हो सकता है इस तरह से प्रश्न आ जाए। और ये लास्ट ईयर के कुछ यूपीपीसीएस में विशेष तौर पे पूछे गए हैं, तो वो सारे हमने यहाँ पे लिए जो कि यूपीपीसीएस प्री में आए हैं, या फिर आरओ में आए, या फिर और जो परीक्षाएं यूपीपीसीएस के द्वारा होती हैं उनमें जो विश्व की प्रमुख जनजातियां हैं या प्रजातियां हैं उससे जो प्रश्न है वो सारे हमने यहाँ पे लिए हैं। तो 1 बाय 1 हम इनको भी डिस्कस कर लेते हैं, तो आपको एक आइडिया होगा कि जो लोक सेवा आयोग में प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो किस टाइप के पूछे जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे ये सही सुमेलित है। तो ध्रुवीय क्षेत्रों के साधन और क्रियाकलाप, तो कयाक जो है ये शिकार हेतु संकरी नाव का प्रयोग करते हैं। इग्लू बर्फ का मैदान होता है। यूनियाक जो है परिवहन हेतु एक नाव है। अब ये यूनियाक लिखा है, कहीं कहीं उनियाक लिखा होता है, ठीक है। स्लेज जो है वो कुत्तों द्वारा खींची जाने वाली गाड़ी है। इसके बाद सेमांग लोग जहाँ के घने उष्ण कटिबंधीय वनों में रहते हैं वो है, तो वो मलेशिया है। और उसके बाद फिर ये जनजाति और देश सही सुमेलित हैं। तो बर्बर जो है ये मोरक्को, इनुइट कनाडा, सेमांग जो है मलेशिया, और बेद्दा जो है ये श्रीलंका। जूलू जनजाति का निवास स्थान है, तो वो दक्षिण अफ्रीका। इसके बाद क्षेत्र और प्रजाति दिए गए हैं। तो मध्य एशिया अल्पाइन और स्कैंडिनेविया नार्डिक, ये जनजाति और क्षेत्र और देश हैं। तो मसाई पूर्वी अफ्रीका, रेड इंडियंस उत्तरी अमेरिका, माओरी न्यूजीलैंड, माया ग्वाटेमाला। तो प्रश्न लगभग एक हिसाब से जैसे एमसीक्यू के थे वो उस तरह से प्रश्न लोक सेवा आयोग में भी पूछे जा रहे हैं। इसके बाद वह देश जो भूतपूर्व सोवियत संघ का भाग था जिसमें कुर्दिश लोग रहते थे, तो आर्मीनिया, जॉर्जिया, अजरबैजान और तुर्कमेनिस्तान। इनुइट लोग पाए जाते हैं कहाँ पे। तो कनाडा, रूस और अलास्का में इनुइट लोग पाए जाते हैं। तो ये जनजातियाँ एवं उनके अधिवास का सही सुमेलित यहाँ पे करना है। तो आदिवासी क्षेत्र है और जनजातियाँ हैं कौन कौन सी। तो फुलानी पश्चिमी अफ्रीका, बंतू पूर्वी मध्य और दक्षिण अफ्रीका, मसाई पूर्वी अफ्रीका यानी नाइजीरिया, और नूबा जो है ये सूडान की जनजातियाँ हैं। इसके बाद वह प्रदेश जो लैप्स जनजाति के लिए प्रसिद्ध है, तो वो स्कैंडिनेविया है। उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी संबंधित हैं, तो वो मंगोलायड प्रजाति से संबंधित हैं। इसके बाद ये जनजाति और स्थान दिए गए हैं। तो पिग्मी कांगो बेसिन से रिलेटेड, अंगामी नागालैंड, एनू जापान, किर्गिज मध्य एशिया, और बेदुइन ये अरब प्रायद्वीप। अब ये बडोइन ऐसे लिखा होता है या बैदुइन ऐसे भी लिखा जाता है, ये सही सुमेलित हैं। यहूदी इज़राइल, टेडा लीबिया, बेजा मिस्र, और नुर जो है ईरान से। उसके बाद फिर ये स्थान और जनजाति दिया गया है। तो रूस कोरियाक या कोनियाक, बोर्नियो पुनान, अरब मरुस्थल रुवाला, स्वीडन तथा फिनलैंड के लैप्स हैं। कानाबदोश जनजाति के लोग सर्वाधिक पाए जाते हैं, तो शुष्क क्षेत्रों में पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं आप हमें कमेंट करके बताइएगा। इसके बाद ऋतु प्रवास शब्द उपयोग होता है जब मानव व उनके पशुओं का मौसमी स्थानांतरण घाटी से पर्वत की ओर होता है व पर्वत से घाटी की ओर होता है तब। तो ऋतु प्रवास शब्द तब उपयोग होता है। नवीनतम मानव समझा जाता है तो किसको, क्रो मैग्नन मानव को। पृथ्वी के तल पर प्रथम पक्षी का प्रादुर्भाव माना जाता है 15 करोड़ वर्ष पूर्व। इसके बाद वह महाद्वीप जो मानव जाति का जन्म स्थल कहलाता है, तो कौन सा है, वो अफ्रीका है। वह प्रजाति जिसके सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है, तो काकेशियाई जो
प्रजाति के लोग हैं उनके सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है। जिप्सी लोगों का मूल स्थान कहाँ पे, तो वो भारत था। अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी पाई जाती है कहाँ पे, तो वो कांगो घाटी में पाई जाती है। और पिग्मी पाए जाते हैं तो अफ्रीका के विषुवत-रेखीय वनों में पाए जाते हैं पिग्मी। और मसाई जो है ये केन्या, उत्तरी तंजानिया और पूर्वी युगांडा से रिलेटेड है। बद्दू जो है वो सऊदी अरब से रिलेटेड है। बुशमैन जो है वो बोत्सवाना कालाहारी मरुस्थल से रिलेटेड है। खिरगिज जो है वो मध्य एशिया से रिलेटेड है। और जापान जो है वो एनू से रिलेटेड है। तो ये कुछ लास्ट ईयर के प्रश्न थे जो कि यूपी पीसीएस में पूछे गए हैं विभिन्न परीक्षाओं में। और जो लास्ट ईयर के हमने एमसीक्यू लिए ये भी जैसे कि यूपी ट्रिपल एससी में और सारी जगह इस तरह से प्रश्न आए थे जो कि हमें महत्वपूर्ण लगे कि परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, तो हमने यहाँ भी इनको लिए। तो ये सारा अगर मैप है और एमसीक्यू है और यूपी पीसीएस का जो लास्ट ईयर का प्रश्न है, इनको आप अगर पूरा मिला देंगे एक साथ, इतनी सारी चीज़ें आप तैयार कर लेंगे तो विश्व की प्रमुख प्रजाति या जनजाति से जो भी प्रश्न आएंगे तो वो आपके लगभग हो जाएंगे। उसमें फंसने की संभावना फिर आपको नहीं रहेगी। आपको कहीं ना कहीं से घूम फिर के इधर उधर से प्रश्न मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी। तो यहाँ पे इन सारी चीज़ों को हमने डिस्कस किया। सेशन को यहाँ पे हम समाप्त करते हैं। बाकी हमें कमेंट करके बताइएगा ये सेशन आपको कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक भी करिएगा, बाकी दूसरों को भी शेयर करिएगा। और ये जो मैप है देखिए, मैं आपसे खैर हमेशा कहता हूँ कि आप ऐसे ही एक वर्ड मैप ब्लैंक ले लीजिए और आप खुद से इनको ड्रा कर लीजिए। जब आप खुद से एक बार ड्रा कर लेंगे तो चीज़ें आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहेंगी। अगर आपको मैप मिल जाएगा या मार्केट में बहुत सारे मैप ऐसे मिलते हैं, बने बनाए मिलते हैं, कोई वो नहीं है, तो उसमें फिर रखने से कोई फ़ायदा नहीं है। मैं यही आपसे कहूँगा कि एक ब्लैंक मैप लीजिए और इनको सारी चीज़ों को ड्रा कर लीजिए, तो वो चीज़ें आपको हमेशा के लिए याद रहेंगी। वैसे इसको मैं अपने टेलीग्राम का जो चैनल है उसमें शेयर कर दूँगा, आप देख लीजिएगा। और ऐसे ही जितने भी मेरे सेशन हैं आप सबके लिए एक वर्ड मैप लीजिए और सबको ड्रा कर लीजिए, तो आपकी वर्ड ज्योग्राफी एकदम स्ट्रांग हो जाएगी फिर, और जल्दी भूलेगा भी नहीं। विश्व के प्रमुख जलपोत निर्माण केंद्र, और उसके बाद फिर विश्व के प्रमुख लौह इस्पात केंद्र, और उसके बाद फिर विश्व के प्रमुख मोटर गाड़ी निर्माण केंद्र। तो ये 2-3 चीज़ें जो थी, जो छूट गई थी, पहले कवर नहीं हो पाई थी, और इनसे प्रश्न भी पूछे गए हैं क्योंकि नगर और जो उनके उद्योग हैं उनको मैच करने के लिए। देखिए, इसके एमसीक्यू हम देख चुके हैं ऑलरेडी, जिसमें हमने जो अपने विश्व के प्रमुख खनिज उद्योग हैं उनके बारे में पूरा हमने एमसीक्यू कर लिया है। लेकिन ये जो छोटी सी एक चीज़ थी ये छूट गई। इनसे 2-3 प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। तो सबसे पहले हम इसमें देख लेते हैं कि जो जलपोत निर्माण केंद्र कौन कौन से हैं। उसके बाद फिर हम देख लेंगे कि लौह इस्पात केंद्र कौन कौन से हैं, और उसके बाद फिर जो प्रमुख मोटर गाड़ी निर्माण केंद्र कौन कौन से हैं। तो ये छोटा सा एक सेशन होगा, लेकिन इससे प्रश्न हमेशा बनते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे जो नॉर्थ अमेरिका के हैं, साउथ अमेरिका के हैं। तो नॉर्थ अमेरिका में देखिए यहाँ पे दिया गया है डेलावेयर। तो डेलावेयर क्या है, एक जलपोत निर्माण केंद्र है। उसके बाद फिर बाल्टीमोर है, ये भी एक जलपोत निर्माण केंद्र है। और रियो डी जेनेरियो, ये जो है साउथ अमेरिका का, ये भी एक जलपोत निर्माण केंद्र है। अफ्रीका में कोई नहीं है। और उसके बाद फिर हम यहाँ पे देखते हैं, ये आप देख रहे हैं बार्सिलोना, ये यूरोप का है। एम्स्टर्डम, तो एम्स्टर्डम ये भी है। और उसके बाद फिर ये कील है, और फिर हैम्बर्ग है। ये सारे जलपोत निर्माण केंद्र हैं। उसके बाद फिर आप यहाँ पे देख रहे हैं व्लादिवोस्टक और टोक्यो, ओसाका, नागोया और कोलकाता, कोच्चि। तो ये सारे भी जलपोत निर्माण केंद्र हैं। और ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 2 सिटी हैं, डार्विन और पर्थ। तो ये कुछ प्रमुख शहर थे जहाँ पे जलपोत के निर्माण का कार्य होता है। तो इनके बारे में आप याद रखिएगा। इसकी पिक आपको हमारा जो टेलीग्राम का चैनल है उसमें मिल जाएगी। इसके बाद हम देखते हैं जो प्रमुख लौह इस्पात केंद्र हैं वो कौन कौन से हैं। कई बार मैच करने के लिए पूछा गया है सीधे सीधे। तो यहाँ पे सबसे पहले आप यूएसए में देखिए, तो ये है मिल्वाकी, फिर उसके बाद है यहाँ पे शिकागो, फिर है गैरी, फिर पिट्सबर्ग है, फिर ये बुफेलो है, और फिर यहाँ पे है डेट्रॉयट। तो ये सारे जो सिटी हैं ये कौन से हैं, ये लौह इस्पात प्रमुख केंद्र हैं नॉर्थ अमेरिका के। और इसके बाद अफ्रीका में नहीं है कोई वैसा खास जो पूछा गया हो प्रश्न। तो यूरोप में हम देखते हैं तो बर्मिंघम है, लिवरपूल है, और फिर ये ग्लासगो है। उसके बाद फिर यहाँ पे हैम्बर्ग है, और फिर स्टुटगार्ड है, वोल्गाग्राड है, और ये फ्रैंकफर्ट है, गोरकी है, मॉस्को है। इसके बाद इंडिया की बात करें तो भद्रावती है, और भिलाई है, जमशेदपुर है, चुंकिंग चीन का है, शंघाई भी चीन में। उसके बाद ओसाका, कोबे, टोक्यो, और ये नागासाकी, ये सारे जापान के हैं लौह इस्पात औद्योगिक केंद्र। और ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो यहाँ पे पर्थ है, और फिर ये एडिलेड है। यहाँ पे जो डार्विन था वो पहले में हमने देखा था, तो वो जलपोत निर्माण केंद्र था। तो यहाँ पे जितने भी सारे चीज दिए गए हैं ये सारे कैसे हैं, तो ये लौह
इस्पात उद्योग केंद्र हैं प्रमुख, ठीक है। और इसके बाद अगर इसमें जो लास्ट है ये मोटर गाड़ी निर्माण केंद्र, छोटा सा टॉपिक था, कोई ज़्यादा वो नहीं था। तो इसमें भी हम नॉर्थ अमेरिका में देखते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख रहे हैं ये शिकागो है, डेट्रॉयट है और बोस्टन है, ये नॉर्थ अमेरिका के हैं जो कि मोटर गाड़ी निर्माण केंद्र हैं। और उसके बाद ब्राज़ील में रियो डी जेनेरियो है। और उसके बाद यूरोप में ये यहाँ पे रियोन, पेरिस, ऑक्सफोर्ड और बर्मिंघम, उसके बाद फ्रैंकफर्ट, स्टुटगार्ट, और यहाँ पे हम देखते हैं गोरकी है और रोस्टोव है, इंडिया में कोलकाता है, टोक्यो जापान में, और उसके बाद एडिलेड जो है ऑस्ट्रेलिया का है। तो ये इतने सारे जो महत्वपूर्ण शहर थे जो कि पर्टिकुलर जो रिलेटेड हैं उद्योग से, वो हमने लिए। तो यहाँ पे हमने 3 उद्योगों के बारे में डिस्कस किया। सबसे पहले जो जलपोत निर्माण केंद्र, दूसरा लौह इस्पात निर्माण केंद्र, और तीसरा जो है मोटर गाड़ी निर्माण केंद्र। तो इनके बारे में आप याद रखिएगा, प्रश्न होते हैं वो मैच करने के लिए इनमें से 1-2 सिटी को लेके लगभग पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पे इसको डिस्कस करना आवश्यक था। इसकी पिक आपको टेलीग्राम के चैनल में मिल जाएगी, आप डाउनलोड कर लीजिएगा, इनका रिवीजन करते रहिएगा तो आपको वो मिल जाएगा। इसमें हमने पूरा विश्व के प्रमुख परिवहन, जिसमें कि जल परिवहन और जो प्रमुख महामार्ग हैं उनके बारे में, और जो प्रमुख रेल मार्ग हैं उनके बारे में, तो ये तीनों चीज़ें यहाँ पे हमने डिस्कस की हैं। देखिए मैप में हमने जो प्रमुख महामार्ग हैं उनके बारे में लिया है, और एक जो महत्वपूर्ण ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है उसके बारे में लिया। बाकी जो प्रमुख जल मार्ग हैं उनके बारे में यहाँ डिटेल हमने लिखी, और जो छोटी छोटी जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो परीक्षाओं में पूछी जाती हैं उसके बारे में आपको यहाँ पे डिस्कस कर देंगे। वो चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी, आसान है, कोई ज़्यादा वो नहीं है। और इसके बाद फिर प्रमुख रेल मार्ग के बारे में जितने भी रेल मार्ग हैं यहाँ पे लिए गए हैं, और उसके बाद जो लास्ट ईयर के प्रश्न हैं यूपी पीसीएस के जो कि इससे रिलेटेड पूछे गए वो सारे हमने यहाँ पे लिए हैं। तो 1 बाय 1 हम सारी चीज़ों को यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम मैप देखते हैं, और मैप में सबसे पहले नॉर्थ अमेरिका का एक देखते हैं यहाँ पे, पैन अमेरिकन महामार्ग, ठीक है। तो ये जो है ये पैन अमेरिकन महामार्ग है पूरा अमेरिका में, नॉर्थ और साउथ अमेरिका दोनों का है, ठीक है। इसकी पिक आपको ग्रुप में शेयर हो जाएगी। तो अगर कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें पैन अमेरिकन महामार्ग के बारे में हम देख लें यहाँ पे, तो देखिए ये जो है ये पैन अमेरिकन महामार्ग है, ये शुरू होता है अलास्का से, यहाँ से, ठीक है। देखिए मैप को देखने का मतलब ये है कि कई बार प्रश्नों में इस तरह से पूछा गया कि ठीक है एडमंटन मान लिया ये एक सिटी है, तो ये जो है ये पैन अमेरिकन जो महामार्ग है उसमें आता है नहीं आता है। जो मान लिया ग्लासगो है, तो ग्लासगो पैन अमेरिकन महामार्ग का भाग है कि नहीं, इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग को लेके एक प्रश्न पूछा गया था कि ओमस्क या चीता जो भी है तो इसका पार्ट है या नहीं, इस तरह से मतलब जो छोटे छोटे प्रश्न होते हैं ये आते हैं। अभी आप लास्ट ईयर के एमसीक्यू देखेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे चीज़ों को हम बेहतर तरीके से मैप में ये देख लेते हैं कि ये स्टार्ट कहाँ से हुआ है और ये अंत कहाँ से हुआ है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले ये जो स्टार्ट हुआ है ये आप देख रहे हैं फेयरबैक्स है, फिर ये वाइट हॉर्स है, फिर एडमंटन है, एडमंटन के बाद फिर ये कालगरी है, फिर यहाँ पे आप देख रहे हैं ये बिलिंग्स है, फिर ये माइनोपोलिस है, और ये फिर डलास है, सेंटियानो है, मॉन्टेरी है, और उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं मैक्सिको सिटी है, ठीक है। तो ये मैक्सिको सिटी है। उसके बाद फिर ये सैन साल्वाडोर, यहाँ से पनामा की जो एक स्थल संधि है उसके रास्ते ये फिर साउथ अमेरिका में एंट्री करता है। तो यहाँ पे आपको काली, क्वेटो, लीमा, उसके बाद अंटोफागस्ता, फिर ये वालपैराइसो ये है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये टिटिकाका झील है। तो टिटिकाका झील के पश्चिम में है ये जो महामार्ग है, इसको भी याद रखिएगा। उसके बाद फिर ये ब्यूनस आयर्स तक ये पूरा आता है। तो जो पैन अमेरिकन महामार्ग है ये नॉर्थ अमेरिका से स्टार्ट होकर के पूरा साउथ अमेरिका को कवर करता है, ठीक है। इसके बारे में अगर छोटी सी डिटेल हम देख लें तो यहाँ पे देखिए ये विश्व की सबसे लंबी परियोजना है। कौन सी? पैन अमेरिकन महामार्ग, जो कि दक्षिण अमेरिका के जो नगर है ब्यूनस आयर्स, आप यहाँ पे देख रहे हैं ये ब्यूनस आयर्स से ले करके और कहाँ तक जाती है, तो ये मध्य अमेरिका से लेकर संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, अलास्का तक ये जाती है पूरी, ठीक है। और बाकी ये मतलब दोनों कॉन्टिनेंट यानी नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को ऐड करने के लिए बनाई जा रही है। इसके बाद अगर नेक्स्ट इसमें हम देखें अफ्रीका का, ये आप देख रहे हैं जो कि ये है केप टाउन काहिरा ट्रांस अफ्रीकन महामार्ग, ये शुरू होता है यहाँ से काहिरा से। तो ये जो है काहिरा केप टाउन मार्ग ये मिस्र की राजधानी काहिरा से शुरू होता है और दक्षिण अफ्रीका की वैधानिक राजधानी यहाँ केप टाउन तक का ये मिलाता है, ठीक है। तो जो काहिरा केप टाउन महामार्ग है ये मिस्र की राजधानी काहिरा से स्टार्ट होकर केप टाउन तक का जाता है। अब इस बीच में बहुत सारे जो छोटे छोटे नगर हैं ये आपको मिलेंगे।
हम इनके बारे में आपको बता देते हैं। यहाँ पे देखिए, ये लाल सागर के बगल पोर्ट सूडान मिलेगा, फिर ये खार्टूम मिलेगा, और फिर यहाँ पे सेलिसबरी है, फिर यहाँ पे किम्बरले है, ये केप टाउन है, और फिर ये डरबन यहाँ पे मिलेगा, बेइरा है, फिर यहाँ पे दारुस सलाम है। तो ये छोटे छोटे नगर इस जो महामार्ग है इस पे मिलेंगे आपको, ठीक है। इसके बाद अगर नेक्स्ट हम ये देखें, डार्विन ईस्टवर्ड महामार्ग जो है, जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। तो ईस्टवर्ड महामार्ग कहाँ शुरू होता है, तो ये डार्विन से शुरू होकर कहाँ जाता है, सिडनी तक का जाता है, ठीक है। तो ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे लंबा आप कह सकते हैं महामार्ग है। तो यहाँ पोर्ट डार्विन से शुरू होकर के, और ये दक्षिण अफ्रीका के मेलबोर्न तक जोड़ता है, सॉरी, ठीक है। तो इसके बीच में कौन कौन से जगह आ रहे हैं देख रहे हैं आप, यहाँ पे कैथरीन आ रहा है, फिर एलिस स्प्रिंग आ रहा है, फिर यहाँ पे बगल में आयर्स झील है, फिर यहाँ पे पोर्ट प्रिंस है, फिर यहाँ बगल में एडिलेड है, और फिर ये मेलबोर्न है, और फिर सिडनी है। पोर्ट ऑगस्टस भी इसी मतलब महामार्ग में आता है, और कूबर पीडी भी इसी महामार्ग में आता है। तो ये जो था ये पूरा ईस्टवर्ड महामार्ग था। इसके बाद अगर नेक्स्ट हम देखें, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। इससे कई बार प्रश्न भी पूछे गए हैं। तो ट्रांस साइबेरियन जो रेल मार्ग है, ये विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। इसकी जो लंबाई है लगभग 9,232 किलोमीटर के आसपास। ये कहाँ से कहाँ तक, ये सेंट पीटर्सबर्ग से लेकर के और ये व्लादिवोस्टोक तक का आता है। यहाँ पे ये बगल में बाल्टिक सागर है। ये पूरा एरिया किसका है, ये बाल्टिक सागर का है, ये फिनलैंड है, ये नॉर्वे है, ठीक है। अब इसके बीच में कौन कौन से नगर हैं, तो सेंट पीटर्सबर्ग है, मॉस्को है, फिर कजान है, फिर येकेटेरिनबर्ग है, उसके बाद फिर ट्यूमिन है, फिर ओमस्क है, फिर नोवोसिबिर्स्क है, फिर आगस्तर्क है, फिर चिता है, फिर यहाँ पे व्लादिवोस्टोक है। तो इतने सारे छोटे छोटे शहरों से ये गुजरता है, सबसे लंबा विश्व का रेल मार्ग है। तो ये जो महत्वपूर्ण जो थे, जिनसे बारे में प्रश्न पूछेंगे, वो हमने मैप में ड्रा किए थे। इनको आप कैरियर की पिक आपको मिल जाएगी, तो आप इनको अच्छी तरीके से और समझ पाएंगे। अब इसके बाद हम डायरेक्टली आते हैं जो विश्व के प्रमुख समुद्री मार्ग हैं। इनका खैर मैप नहीं बन पाया, मैं आपको बता दूंगा कि जो समुद्री मार्ग हैं वो कहाँ से कहाँ तक गुजरते हैं, कौन इसमें से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखा गया उत्तरी प्रशांत जल मार्ग। तो ये उत्तरी अमेरिका के जो बंदरगाह हैं, जैसे कि सिएटल है, सैन फ्रांसिस्को है, वहाँ से लेकर के ये टोक्यो याकोहामा तक का जोड़ता है। मैं आपको मैप में दिखाऊं, ये यहाँ पे ये सिएटल है, सैंटियागो है, यहाँ से ये जो है ये एक महामार्ग है, उत्तरी प्रशांत जलमार्ग, जो कि ऐसे होते हुए यहाँ जाता है। फिर ये ठीक है, राउंड मतलब पीछे से गोल है पृथ्वी। तो ये एक मार्ग है जिसको हम कहते हैं उत्तरी प्रशांत जलमार्ग। इसके बाद अगर नेक्स्ट देखें हम, इसमें कौन सा है, तो दक्षिणी प्रशांत जलमार्ग। तो दक्षिणी प्रशांत जो जलमार्ग है, इस जलमार्ग द्वारा कहाँ पे, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और नॉर्थ अमेरिका तथा पैनामा नहर से होकर पश्चिमी यूरोपीय देशों के मध्य व्यापार होता है। ठीक है, तो ये जो है यहाँ से लेकर के ये इस तरह से पीछे की तरफ घूम के जाता है, यहाँ पर इस तरह से। ठीक है, तो ये जो आपका है ये दक्षिणी प्रशांत जलमार्ग है। इसके बाद नेक्स्ट देखें तो उत्तरी अटलांटिक जलमार्ग सबसे महत्वपूर्ण है। तो ये विश्व का सबसे व्यस्ततम जलमार्ग भी है। कौन सा, उत्तरी अटलांटिक जलमार्ग, क्योंकि विश्व के विकसित पश्चिमी यूरोपीय देशों और यूएसए के पूर्वी भागों को मिलाता है। यह विश्व का सबसे व्यस्ततम जलमार्ग भी है। ठीक है, और उसके बाद फिर दक्षिणी अटलांटिक जलमार्ग। तो दक्षिणी जो अटलांटिक जलमार्ग है, यह मार्ग पश्चिमी यूरोप के विकसित देशों को दक्षिण अमेरिका के ब्राज़ील देशों से होता हुआ अर्जेंटीना और उरुग्वे तक का जोड़ता है। और फिर भूमध्य सागर और हिंद महासागर जो जलमार्ग हैं, ये पश्चिमी यूरोप के औद्योगिक एवं विकसित देशों को किस किस सागर से जोड़ते हैं, तो भूमध्य सागर है, लाल सागर है और हिंद महासागर है। इनसे होकर ये सारा पूरा ऐड करते हैं भूमध्य सागर और हिंद महासागर जलमार्ग। मैं आपको दिखाता हूँ, ये महत्वपूर्ण है थोड़ा सा। देखिए ये जो जलमार्ग है, यहाँ लंदन है, लंदन से ऐसे होते हुए भूमध्य सागर आ गया, फिर लाल सागर आ गया और फिर ये हिंद महासागर आ गया। तो फिर ये इन सारी चीज़ों को ऐड करते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर इसमें नेक्स्ट हम देखें जो कि केप जलमार्ग है। तो केप जलमार्ग जो है, देखिए जब तक ये यहाँ पे सुएज नहर नहीं बनी थी तब तक जो ये मार्ग था लंदन से लेके और हिंद महासागर में आने का, तो वो इस तरह से था। ठीक है, तो ये इस तरह से था, इसी को हम केप मार्ग कहते हैं। बाद में जब जो सुएज नहर बन गई तो वो फिर भूमध्य सागर सुएज नहर होते हुए ये फिर यहाँ आ गए।
ठीक है। तो केप जलमार्ग का जो औचित्य है ये कहा जाए तो सुएज नहर बनने से पहले बहुत ज़्यादा था, तो जो भी व्यापार होता था वो इसी रास्ते से होता था। लेकिन जब सुएज नहर बन गई तो अधिकतर जो जहाज़ होते हैं वो इसी तरह से आते हैं, और ये भी पश्चिमी यूरोपीय देशों को, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, इन सबसे ये जोड़ता था। कौन सा? केप जलमार्ग। तो ये उसका वे है। तो इसके बाद ये हो गए जितने भी प्रमुख जो समुद्री जलमार्ग थे वो सारे हमने आपको यहाँ पे बताया। आप इनके बारे में याद रखिएगा। उत्तरी अटलांटिक जलमार्ग, तो ये जो जलमार्ग है ये यहाँ से यहाँ तक का है, ये यहाँ से लेकर के ये है उत्तरी अटलांटिक जलमार्ग। ठीक है। इसके बाद अगर नेक्स्ट हम देखें विश्व के प्रमुख महामार्ग, जिनके बारे में हमने खैर ऊपर देखा भी, हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो अलास्का महामार्ग जो है, तो ये अलास्का के एंकरेज नगर को कनाडा के एडमंटन से जोड़ता है। प्रश्न भी पूछे जाते हैं तो वही पूछे जाते हैं कि जो अलास्का महामार्ग है वो किस नगर को किस नगर से जोड़ता है। तो अलास्का के एंकरेज से लेकर कनाडा के एडमंटन तक का ये जोड़ता है। पैन अमेरिकन महामार्ग तो विश्व की सबसे लंबी परियोजना है। ब्यूनस आयर्स को मध्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका के नगरों से ये जोड़ेगा। उसके बाद फिर काहिरा केप टाउन महामार्ग, तो ये काहिरा एल कैरो से दक्षिणी अफ्रीका की वैधानिक राजधानी केप टाउन को मिलाने वाला एक अंतर महाद्वीपीय मार्ग है। हमने मैप में भी इसको देखा। इसके बाद है इसमें ट्रांस कैनेडियन महामार्ग, तो ये कनाडा के पूर्वी तट पर स्थित न्यू फाउंडलैंड को सेंट जॉन नगर को कोलंबिया के वैंकूवर से जोड़ता है। इसके बाद है मॉस्को इरकुटस्क, ये महामार्ग है, जलमार्ग नहीं है, महामार्ग। ठीक है। तो मॉस्को इरकुटस्क जो महामार्ग है ये रूस की राजधानी मॉस्को तथा साइबेरिया क्षेत्र में इरकुटस्क नगर के मतलब इन दोनों को जोड़ता है, और ये व्लादिवोस्टोक तक का विस्तृत है। कौन सा? मॉस्को इरकुटस्क महामार्ग। इसके बाद नेक्स्ट है स्टुअर्ट महामार्ग, तो कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे लंबा मार्ग है। हमने इसको मैप में भी देखा। तो कि पोर्ट डार्विन को एलिस स्प्रिंग तथा टेनेंट क्रीक होते हुए दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में स्थित मेलबोर्न को जोड़ता है। तो ये कुछ प्रमुख महामार्ग थे। इसके बाद हम कुछ प्रमुख रेल मार्ग देख लेते हैं जिनसे कि प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ऑस्ट्रेलियन अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग, तो ये ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा रेल मार्ग है जो सिडनी नगर को पर्थ नगर से संबद्ध करता है। तो ऑस्ट्रेलियन अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग कहाँ से कहाँ तक जोड़ता है? तो सिडनी नगर को पर्थ नगर से जोड़ता है। ओरिएंट एक्सप्रेस रेल मार्ग, तो यूरोप का सबसे महत्वपूर्ण रेल मार्ग है जो फ्रांस के पेरिस से टर्की के इस्तांबुल तक जाता है। इसके बाद इसमें है कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग, तो यह कनाडा के पूर्व में स्थित हैलिफैक्स नगर को पश्चिम में वैंकूवर को जोड़ता है। इसके बाद ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है, तो विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग, लंबाई इसकी 9232 किलोमीटर, और यह यूरेशिया महाद्वीप के पश्चिम में स्थित सेंट पीटर्सबर्ग नगर को पूर्व में प्रशांत महासागर के तट पर स्थित व्लादिवोस्टोक नगर से जोड़ता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें थी जिसके बारे में हमने यहाँ पे देखा। इसके बाद और भी इसमें है। तो इसके बाद है ट्रांस एंडीज रेल मार्ग, तो यह जो है दक्षिण अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण रेल मार्ग है और चिली के वालपरेजो से अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स को जोड़ता है। काहिरा केप टाउन अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग, यह काहिरा से दक्षिण अफ्रीका की वैधानिक राजधानी केप टाउन तक बनाना प्रस्तावित है। ठीक है। तो ये कुछ पर्टिकुलर रेल मार्ग थे जिनके बारे में यहाँ पे हमने डिस्कस किया। तो यहाँ पे जितने भी परिवहन के साधन हैं जिसमें कि जल है और महामार्ग हैं और रेल मार्ग हैं, वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं। तो परिवहन में इतना ही है। और इसके बाद हम लास्ट ईयर के जो प्रश्न हैं वो देख लेते हैं जो कि यूपीपीसीएस में पूछे गए हैं। तो इसमें संसार का सर्वाधिक व्यस्त महासागरीय मार्ग है, तो जाहिर सी बात है उत्तरी अटलांटिक महासागर। और इसके बाद शहर और रेल मार्ग सुमेलित कर रहे हैं, कौन कौन से हैं? तो यूरोपीय पार महाद्वीपीय रेल, तो ये पेरिस से वारसा तक, और पार एंडीज रेल, तो वालपरेजो चिली से ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना तक, पार साइबेरियाई रेल, तो सेंट पीटर्सबर्ग यानी लेनिनग्राड से लेकर व्लादिवोस्टोक तक, और ओरिएंट एक्सप्रेस यानी पेरिस से इस्तांबुल तक। लुफ्थांसा विमान सेवा कहाँ की है? तो वो जर्मनी की है। और कैनेडियन पैसिफिक रेलवे जिन दो स्टेशनों के बीच चलती है वह कौन सी है? तो वो मॉन्ट्रियल और वैंकूवर तक। इसके बाद तीव्रगामी रेलों के लिए निर्मित भूमिगत यूरो सुरंग द्वारा जोड़ने वाले देश हैं, तो इंग्लैंड और फ्रांस। इसके बाद यूरोप में राइन नदी के संदर्भ में सही कथन दिया गया है, तो रॉटरडैम का बंदरगाह राइन नदी के मुहाने पर स्थित है। सीकान नामक लंबी रेल सड़क सुरंग स्थित है कहाँ पे? तो वो जापान में स्थित है। और ये कथन और कारण का एक प्रश्न था। तो संसार में उत्तरी अटलांटिक नौ परिवहन मार्ग सबसे अधिक व्यस्त समुद्रिक मार्ग है। कारण है वह संसार के दो मुख्य औद्योगिक क्षेत्रों को जोड़ता है। तो ये दोनों ही सही हैं और आर जो है एक ही सही व्याख्या करता है। किस देश में दुनिया का सबसे लंबा बुलेट ट्रेन जाल है? तो वो चीन में है। कजान, ओमस्क, सोची एवं चिता में से वह नगर जो साइबेरियाई रेल मार्ग पर अवस्थित नहीं है, तो सोची जो है वो साइबेरियाई रेल मार्ग पर अवस्थित नहीं है। मैप में भी आपने देखा है।
और स्वेज नहर में उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर पड़ने वाली झीलों का सही क्रम क्या है? तो लेक मंजला, लेक टिम्सा, ग्रेट बिटर लेक और लिटिल बिटर लेक। तो ये खैर हमने लेक वाले टॉपिक में भी इनको अफ्रीका की जितनी भी झीलें थी उनको अच्छी तरीके से देखा था। तो ये सारा पूरा था विश्व के परिवहन से, जो कि लास्ट ईयर प्रश्न पूछे गए थे, और विश्व के परिवहन में हमें कितनी जो अपनी प्रिपरेशन है वो करनी चाहिए। विश्व के प्रमुख पत्तन और बंदरगाह, इससे लास्ट ईयर के जो प्रश्न हैं ये पूछे गए हैं। तो इसको यहाँ पे हम मैप में देख लेते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें पूछी गई हैं, और जो और भी महत्वपूर्ण जो मतलब पत्तन है, बंदरगाह हैं, उनसे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हम ले लेते हैं। तो देखिए मैप में जो महत्वपूर्ण है वो मैंने लिख के रखे हैं। तो ये मैप आपको खैर टेलीग्राम का जो चैनल है उस ग्रुप में शेयर हो जाएगा, आप इसका पिक ले सकते हैं या प्रिंट करा सकते हैं, जो भी है। तो उस हिसाब से आप बेहतर समझ सकते हैं। हम 1 बाय 1 इनके जो यहाँ पे पत्तन हैं या बंदरगाह हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। तो देखिए सबसे पहले हम नॉर्थ अमेरिका के बारे में लेते हैं। आप यहाँ पे मैप में देख रहे हैं, तो नॉर्थ अमेरिका में ये आप देख रहे हैं एंकरेज है, और उसके बाद फिर ये वैंकूवर है। तो वैंकूवर के बारे में जो महत्वपूर्ण है हम उन्हीं को देखेंगे। तो वैंकूवर के बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पे कि वैंकूवर कहाँ पे है। तो ये कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया राज्य में अवस्थित, कहाँ पे, ये पूरा प्रशांत महासागर का एरिया ना, प्रशांत महासागर के तट पर एक प्रमुख बंदरगाह और औद्योगिक नगर है। कौन? वैंकूवर। उसके बाद अगर हम सैन फ्रांसिस्को की बात करें, जो कि इसके नीचे है, आप यहाँ पे देख रहे हैं ये सैन फ्रांसिस्को। तो ये कहाँ है? ये कैलिफोर्निया राज्य में प्रशांत महासागर के तट पर ये भी एक अवस्थित है, एक प्राकृतिक बंदरगाह और औद्योगिक नगर ये है। यहाँ का गोल्डन गेट विश्व भर में प्रसिद्ध है। तो गोल्डन गेट कहाँ पे है? तो वो सैन फ्रांसिस्को में है। इसके बाद अगर यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये लॉस एंजल्स है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें शिकागो के बारे में, तो यहाँ पे हम देखें शिकागो के बारे में, तो शिकागो कहाँ पे है? तो शिकागो जो है ये आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो झील क्षेत्र हैं 5, तो मिशिगन झील के दक्षिण पश्चिम तट पर अवस्थित यूएसए का तीसरा सबसे बड़ा नगर तथा औद्योगिक केंद्र है। कौन? शिकागो। इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है पवन नगर। ठीक है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका की शिकागो में सबसे बड़ी अनाज मंडी है। ठीक है। और विश्व का सबसे बड़ा डाकखाना भी शिकागो नगर में ही अवस्थित है। तो शिकागो के बारे में इतने सारे फैक्ट आप याद रखिएगा सही से। इसके बाद फिर यहाँ पे आप देख रहे हैं ये हैलिफैक्स है, और उसके बाद फिर ये यहाँ पे क्या है? न्यूयॉर्क है। तो न्यूयॉर्क, तो ये बिग एप्पल के नाम से भी प्रसिद्ध है, और ये यूएसए का एक क्या है? प्राकृतिक बंदरगाह है, हडसन नदी के तट पर अवस्थित है। तो न्यूयॉर्क किस नदी के तट पर अवस्थित है? हडसन नदी के तट पर अवस्थित है। ठीक है। और उसके बाद फिर यहाँ पे नीचे आप देख रहे हैं ये बोस्टन है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बंदरगाह थे नॉर्थ अमेरिका के। इसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं हवाना है, ये हवाना। ठीक है। तो हवाना के बारे में सारी चीज़ें यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो ये क्यूबा की राजधानी में सबसे बड़ा नगर है और एक प्राकृतिक बंदरगाह भी है हवाना का। और मध्यकालीन युग में स्पेन वासियों का वेस्ट इंडीज़ के लिए मुख्य बंदरगाह था ये। और यहाँ पर एक बड़ा तेल शोधन कारखाना भी स्थापित किया गया। कहाँ पे? हवाना में। हवाना क्या है? क्यूबा की राजधानी है, याद रखिएगा। इसके बाद अगर हम साउथ अमेरिका की बात कर लें, जो कि यहाँ पे देख रहे हैं आप, लीमा है, यहाँ पे वालपरेसो है, फिर ये ब्यूनस आयर्स है, फिर सेंटोस है, फिर रियो डी जेनेरियो है। तो 1 बाय 1 इनके बारे में भी हम देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले कौन सा है? तो ये है लीमा। तो ये पेरू की राजधानी है, यहाँ पे है ये पेरू की राजधानी है ये लीमा। ठीक है। और एक मुख्य सांस्कृतिक नगर भी है, और देश का लगभग आधा आयात और निर्यात इसी बंदरगाह से होता है। किस बंदरगाह से? लीमा पे। ठीक है, जो कि पेरू की राजधानी है। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें, जो कि है ये वालपैराइसो। तो वालपैराइसो जो है ये चिली देश का एक क्या है? प्राकृतिक बंदरगाह है। और यहाँ पे ट्रांस एंडियन रेलवे का ये मुख्य स्टेशन भी है। ट्रांस एंडियन रेलवे का ये मुख्य स्टेशन भी है। कौन सा? वालपैराइसो। तो वालपैराइसो किस देश में है? तो ये चिली में है। इसके बाद अगर नेक्स्ट हम देखें यहाँ पे, तो ये है ब्यूनस आयर्स। तो ब्यूनस आयर्स जो है अर्जेंटीना देश की राजधानी है, और औद्योगिक केंद्र और सांस्कृतिक नगर भी है। और ये किस नदी के उस पे है? नाम याद रखिएगा, ला प्लाटा। नाम पहले आपने सुना होगा। ला प्लाटा नदी के तट पर अवस्थित एक क्या है? एक ये प्राकृतिक बंदरगाह है। इस नगर की स्थापना 1580 में किसने की थी? स्पेन वासियों ने की थी। ठीक है। तो ये ब्यूनस आयर्स हो गया। इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण है यहाँ पे देख रहे हैं सेंटोस। इसके बारे में कई बार प्रश्न पूछा गया है। ठीक है। तो सेंटोस जो है दक्षिणी अटलांटिक महासागर के तट पर अवस्थित ब्राज़ील का मुख्य प्राकृतिक बंदरगाह है। साओ पाउलो से कॉफ़ी का निर्यात इसी बंदरगाह द्वारा किया जाता है, और ब्राज़ील का लगभग 5% आयात निर्यात इस बंदरगाह से होता है। अगर सबसे ज़्यादा आयात निर्यात की बात की जाए तो वो लीमा से होता है, और सेंटोस से जो है ब्राज़ील का लगभग 5% आयात निर्यात होता है। ठीक है। इसके बाद फिर आप यहाँ पे देख रहे हैं रियो डी जेनेरियो है।
ये यहाँ पे है रियो डी जेनेरियो। तो जो रियो डी जेनेरियो है ये ब्राज़ील का प्राकृतिक बंदरगाह है, और इसके सफ़ेद संगमरमर से बने भवनों के कारण इसको क्या कहा जाता है, वाइट सिटी कहा जाता है। किसको, रियो डी जेनेरियो को। ठीक है, तो ये हो गए। इसके बाद एक और देश है यहाँ पे, ये अर्जेंटीना है, ये ब्राज़ील है, तो इसके बीच में पड़ता है उरुग्वे। ठीक है, और यहाँ का एक बंदरगाह है जिसको कहते हैं मोंटेवीडियो। एक बार प्रश्न पूछा गया है मोंटेवीडियो, तो वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पे आपको बता दी। ठीक है, इसके बाद अगर अफ्रीका की आप बात करेंगे तो यहाँ पे आप देख रहे हैं पोर्टो नोवो है, फिर यहाँ पे पोर्ट सईद है, फिर डरबन है, पोर्ट एलिजाबेथ है, फिर यहाँ पे केप टाउन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम केप टाउन के बारे में देख लेते हैं कि केप टाउन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें क्या क्या हैं। तो केप टाउन जो है ये दक्षिण अफ्रीका के दक्षिण पश्चिम भाग में अवस्थित है। यहाँ देश की संसद भवन भी है, और इस नगर को 1652 में हॉलैंड की डच कंपनी ने स्थापित किया था, और ये दक्षिण अफ्रीका का प्रमुख बंदरगाह भी है। कौन सा, केप टाउन। उसके बाद फिर यहाँ पे पोर्ट एलिजाबेथ है। डरबन जो है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसके बारे में आप देख लीजिए। तो डरबन जो है ये हिंद महासागर के तट पर, ये पूरा हिंद महासागर का एरिया है, आप समझ रहे होंगे। तो हिंद महासागर के तट पर अवस्थित ये भी दक्षिण अफ्रीका का मुख्य नगर और एक प्राकृतिक बंदरगाह है, और साउथ अफ्रीका का यह तीसरा सबसे बड़ा नगर है। इसके मुख्य उद्योग में तेल शोधन कारखाने, मोटर कार इंजीनियरिंग, इन सब सारी चीज़ों पे इस पर फोकस होता है। तो ये डरबन के बारे में सारी डिटेल थी। इसके बाद अगर आप नेक्स्ट देखें यहाँ पे कि पोर्ट सईद, ये आप देख रहे हैं ना, पोर्ट सईद है। ठीक है, तो ये पोर्ट सईद का, ये देखिए सुएज नहर है यहीं पे, जो कि भूमध्य सागर और लाल सागर को ऐड करती है। तो सुएज नहर के उत्तरी छोर पर स्थित है मिस्र का प्रसिद्ध बंदरगाह है। कौन सा, पोर्ट सईद। इस नगर को 1859 में सईद पाशा के शासनकाल में स्थापित किया गया था। इसके बाद फिर यहाँ पे आप देख रहे हैं ये रॉटरडम है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। और उसके बाद फिर ये यहाँ पे आप देख रहे हैं ये है जेद्दा, ये है बसरा, फिर आबादान, और फिर ये कराची है, फिर मुंबई है, फिर ये कोलकाता है। ये महत्वपूर्ण है, इनकी लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। फिर उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं व्लादिवोस्टक है, फिर ये टोक्यो है, फिर ये संघाई है, और फिर ये यहाँ पे हांगकांग है। इसके बाद है फिर यहाँ पे जकार्ता। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार इससे प्रश्न पूछे गए हैं। तो जकार्ता के बारे में हम थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। तो ये इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर अवस्थित है, इंडोनेशिया की राजधानी व प्रमुख व्यापारिक केंद्र है, और इंडोनेशिया का सबसे बड़ा बंदरगाह भी है ये। इसे दक्षिण पूर्व एशिया का क्या कहा जाता है, कोलकाता कहा जाता है। किसको, जकार्ता को। तो दक्षिण पूर्व एशिया का कोलकाता किसको कहा जाता है, तो वो जकार्ता को कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम अफ्रीका में देख लें तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये है पर्थ, उसके बाद ये डार्विन है, एडिलेड है, मेलबोर्न है, फिर सिडनी है। न्यूजीलैंड में आप जाएंगे तो क्राइस्टचर्च आपको मिलेगा, फिर यहाँ पे ऑकलैंड मिलेगा। तो अगर हम पर्थ के बारे में बात करें तो ये किस नदी पर है, तो ये स्वान नदी के तट पर अवस्थित है, ऑस्ट्रेलिया का मुख्य बंदरगाह है, और यह पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी तथा सांस्कृतिक नगर भी है। निर्यात की बात करें तो यहाँ से तेल है, पेट्रोलियम है, सोना है, ऊन है, ये सारी चीज़ें निर्यात होती हैं। इसके बाद अगर नेक्स्ट हम देखें यहाँ पे जो महत्वपूर्ण है वो है सिडनी, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे। तो सिडनी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो सिडनी जो है ऑस्ट्रेलिया का एक प्राकृतिक बंदरगाह, या ये कहा जाए कि सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है, और यहाँ से जो निर्यात होता है लौह इस्पात उद्योग है, कागज़, पेट्रोल, रसायन है, ये सारी चीज़ें। और यहाँ पे एक बीच है बोंडी बीच, जो कि काफ़ी फेमस है। कहाँ पे है ये, सिडनी में है। ठीक है, इसके बाद अगर आप नेक्स्ट देखें क्राइस्टचर्च, ये न्यूजीलैंड का है क्राइस्टचर्च। ठीक है, तो क्राइस्टचर्च कहाँ का है, ये न्यूजीलैंड के दक्षिणी द्वीप पर अवस्थित है। ये आप देख रहे हैं, ये उत्तरी द्वीप है, ये दक्षिणी द्वीप है। तो दक्षिणी द्वीप पर अवस्थित है, एक प्राकृतिक बंदरगाह और औद्योगिक नगर भी है। यह दक्षिणी द्वीप का सबसे बड़ा नगर भी है, और यहाँ से निर्यात की अगर बात की जाए तो ऊन है, मांस है, दुग्ध की वस्तुएं, अनाज, ये सारी चीज़ें यहाँ से निर्यात की जाती हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जो यहाँ पे विश्व के प्रमुख पत्तन और बंदरगाह थे जिसके बारे में प्रश्न पूछे गए हैं, वो सारे हमने यहाँ पे लिए हैं। देखिए, प्रश्नों की अगर बात की जाए तो कई बार प्रश्न पूछा गया है कि रॉटरडैम के बारे में। तो रॉटरडैम कहाँ से रिलेटेड है, ये हमने खैर आपको बताया नहीं यहाँ पे। तो ये जो रॉटरडैम है ये नीदरलैंड का प्रमुख बंदरगाह है। ठीक है, तो ये सीधा मैच करने के लिए पूछा गया है कि रॉटरडैम बंदरगाह किस देश का, तो वो नीदरलैंड का है। इगारका कहाँ का है, तो वो रूस का है। मोंटेवीडियो कहाँ का है, तो वो उरुग्वे का है। जकार्ता के बारे में खैर हमने डिस्कस ही किया, तो वो इंडोनेशिया का है। इसके बाद अगर और सारी चीज़ें इसमें पूछी गई है तो ये कि अलेक्जेंड्रिया समुद्र पत्तन कहाँ पे है, तो अलेक्जेंड्रिया जो समुद्र पत्तन है वो कहाँ पे है, वो मिस्र में है। ठीक है, और काफ़ी बंदरगाह यानी कॉफ़ी पोर्ट के नाम से किसको जाना जाता है, तो वो सेंटोस को जाना जाता है। ये यहाँ पे आपने देखा। ठीक है, ये ब्राज़ील का है।
उरुग्वे के बारे में खैर आपने ये सारी चीज़ें देखी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें थी विश्व के प्रमुख पत्तन और बंदरगाह के बारे में, जो चीज़ें हमने यहाँ पे आपको डिस्कस की। इनके मैप के बारे में आप लोकेशन थोड़ा सा अच्छी तरह से देखिएगा कि किस कॉन्टिनेंट में या किस देश में कौन सा जो पत्तन है वो पड़ता है, वो सारी चीज़ें आप याद रखिएगा। प्रश्न हो सकता है इस तरह से भी आपसे 1-2 मिल जाए आपको, ठीक है। तो सेशन को समाप्त करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और दूसरों को भी शेयर करिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।